Hello, dear champions. Welcome to Super Grades. Welcome to Legal Edge. My name is Tapesh Saxena, and today we are going to discuss a very interesting and very useful topic, which is known as syllogisms, जिसके क्वेश्चंस आपको मोर और लेस सभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जितने भी लॉ रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जिनको भी आप टारगेट कर रहे हो, ऑलमोस्ट सभी में आपको सिलॉजिज्म्स के क्वेश्चंस दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी सिंगल क्वेश्चंस होते हैं, कभी पूरा सेट आ जाता है। So definitely it is going to play a lot of important role in your success. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे बता दीजिए कि am I clearly audible and visible to all of you? ठीक है, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड यस राइट, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे हैं क्लास में। सो यस, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड सूरज, मिष्टी, शाश्वत, नैतिक, करण, एंड देन मोनिशा, शाश्वत, पुलकित, आर्यन। ओके, ठीक है, तो सभी का कंफर्मेशन आ गया है। यस, आई एम 100% ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। एज यू कैन सी दैट माय नेम इज तपेश सक्सेना। आई हैव बीन अ टॉपर इन मेनी एग्जाम्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड यस, लास्ट 20 इयर्स आई हैव बीन इनटू टीचिंग। ठीक है, तो 20वां साल चल रहा है। आई होप आप लोगों को सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एंड हाँ जी, हाँ जी, हम लोग जो है आज की क्लास के नोट्स बनाएंगे। सभी लोग नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कुछ लोगों के पास आरएसएम होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि अभी स्टेटस क्या चल रहा है। तो एज सच अभी अपन लोग डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। आप नोट्स बना लीजिए, सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन डेफिनेटली इसको आप रिवाइज करते रहेंगे तो सिलॉजिज्म्स में आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि काफी इजी टॉपिक होता है। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, क्लास फिनिश होने के बाद अराउंड 20, 30, 40 क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो हमेशा के लिए टॉपिक दिमाग में क्लियर हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, चल उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सिलॉजिज्म स्टार्ट करने से पहले हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो दैट शुड बी लाइक द साइंटिफिक प्रोसेस, कि हमें सबसे पहले इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सिलॉजिज्म। यहाँ पर हम सिलॉजिज्म का जो क्वेश्चन होता है उसका एक पूरा स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। देन उसके बाद सिलॉजिज्म में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का आइडिया समझ लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि करीब 15 मिनट्स हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और इस राइट, और थ्योरी हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम सभी लोग नोट डाउन करेंगे, अपने नोट्स में जरूर लिख लेंगे, है ना। तो यस, जैसा मैंने बोला कि अभी आज का जो सेशन है वो आरएसएम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कीजिए, एंड देन लाइक आरएसएम अगर आपके पास है तो क्लास के बाद आप रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज वेट, जब आपके पास आरएसएम होगा तो देन यू कैन रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए देन, है ना। यस, फिर से मैं बोल रहा हूं कि अभी हमें एज ऑफ नाउ इस सेशन में आरएसएम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसके दो ब्रांचेस होते हैं। एक ब्रांच होता है इंडक्टिव रीजनिंग और एक ब्रांच होता है डिडक्टिव रीजनिंग। राइट, किसी को पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट डू वी मीन बाय इंडक्टिव रीजनिंग and what do we mean by deductive reasoning? Okay, yes, anybody? किसी ने भी अगर क्लास 9, 10th में एक चैप्टर होता है मैथ्स की बुक में, अगर वो ध्यान से पढ़ा होगा तो शायद थोड़ा बहुत आपको पता होगा। एनीवे, अगर नहीं पता है तो भी आप ध्यान से देखो कि हमारे पास रीजनिंग जो होती है उसके दो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली लगातार अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो होता है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा कॉमन भी है, शायद वो हमारी जरूरत भी है, बिकॉज हमारे पास हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, एंड देन वी ट्राई टू कंक्लूड समथिंग अबाउट ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट कैटेगरी। ठीक है, मुझे किसी भी कैटेगरी के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड देन आई ट्राई टू कंक्लूड लाइक
मेक अ जनरल कंक्लूजन अबाउट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कैटेगरी, इस टाइप की जो रीजनिंग होती है उसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, सपोज आई जस्ट टेल यू वन थिंग कि जैसे हम लोग आजकल ग्रेप्स का सीजन चल रहा है ना, आप सभी लोग अंगूर खा रहे होगे, तो आप क्या करते हो कि किसी भी वेंडर के पास गए, उसके पास अंगूर का एक बड़ा सा बंच रखा हुआ है ग्रेप्स का, तो अब आप एक एक तो नहीं खा के दे सकते ना, सो व्हाट यू विल डू इज कि आपने उसमें से एक या दो या तीन को टेस्ट करके देखा और आपको ये पता चला कि यार ये मीठे हैं, तो चलो मैं बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक इंडक्टिव रीजनिंग लगाई कि अगर कुछ अंगूर मीठे हैं तो उस बंच के सारे अंगूर मीठे होने चाहिए। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंडक्टिव रीजनिंग का लॉजिक समझ में आ रहा है, राइट? हाँ जी, सेशन के साथ आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, है ना? तो हमारे पास क्या ये अपॉर्चुनिटी है कि हम सारे अंगूर को सारे ग्रेप्स को टेस्ट करने के बाद उनको बाय करें? ऑब्वियसली नहीं, राइट? सारे खा ही लिए तो फिर बाय करने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। तो डेफिनेटली अगर आपको बाय करना है एंड इफ यू वांट टू बी श्योर कि हम लोग राइट इस अंगूर को खरीदें या ना खरीदें, तो हम उसमें से दो तीन खा लेते हैं एंड देन वी जस्ट मेक अ जनरल कंक्लूजन कि इस अंगूर का ऑन अ होल कैसा टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये जो रीजनिंग है इसमें कभी कभी फ्लॉज भी आ जाते हैं। ठीक है, जब आप थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीजों में चले जाते हो तो फ्लॉज आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी एक कम्युनिटी के बारे में कि अमेरिका के लोग कैसे होते होंगे इसके बारे में अगर कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हो, तो यू विल ट्राई टू लाइक कलेक्ट सम डेटा, सम स्पेसिफिक डेटा, और उससे फिर आप कंक्लूड करने की कोशिश करोगे, और वो कंक्लूजन लाइक 100% रॉन्ग भी हो सकता है, because obviously you do not have any opportunity to meet each and every American, right? आप सिटी में यहाँ भोपाल मतलब एक इंडिया के सिटीजन होने के बाद आपके पास वो अपॉर्चुनिटी तो होगी नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लॉज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपने दो तीन ग्रेप्स को टेस्ट किया, आपने सोचा कि ये दो तीन मीठे हैं, राइट? तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि यार ये सब मीठे होने चाहिए, लेकिन जब आप घर लेके गए तो उतना अच्छा टेस्ट आपको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो भी स्पेसिफिक की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा जनरल पर एप्लीकेबल होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये रीजनिंग का थोड़ा सा वीक फॉर्म होता है, थोड़ा सा कमजोर फॉर्म होता है, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है, राइट? क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास हमेशा इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? ये आइडिया क्लियर है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, एंड यस अनुराधा, है ना? डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। Yes, concluding population with certain sample, Romir Suri, एकदम exactly correct. And what does that general return means, है ना? हाँ, तो फिर से एक बार सुनो कि जब हम बोलते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन जो है वो सॉरी जो इंफॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक है। ठीक है, आई गिव यू अनदर एग्जांपल। ठीक है, जैसे आपने एक बार किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई पेन खरीदा, राइट? लेट से आपने रिनॉल्ड्स का एक पेन लिया, ठीक है, आपने उससे लिखा, आपको बहुत मजा आया, आपका जो राइटिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हुआ, राइट? तो बेसिकली आपको ऐसा लगा कि ये पेन बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं थे, तो आपने एक पेन और खरीद के देखा, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत मजा आया। ठीक है, तो आपने क्या किया कि दो पेन के साथ आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा हुआ, स्पेसिफिक आपने दो केसेस ट्राई कर लिए, तो फिर आप उठा के पूरा डब्बा ही लेकर आ गए, राइट? कि आपने पूरे 100 पेन्स का एक डब्बा खरीद लिया, लेकिन फिर आपको बाद में पता चला कि उतने अच्छे पेन्स तो ये है नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लॉ तो हो सकता है, लेकिन जब आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे थे, जब आपको ये पता करना था कि रिनॉल्ड्स का पेन कैसा होता है, तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि आप सारी चीजों को चेक कर सको। सो विद सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस यू ट्राई टू मेक अ जनरल कंक्लूजन। जनरल का मतलब होता है विच इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कैटेगरी, जो कि उस कैटेगरी के सारे एलिमेंट्स के लिए आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं जनरल कंक्लूजन। ठीक है, तो आपके पास नॉलेज कैसी है? स्पेसिफिक, उससे आपने कंक्लूजन कैसा निकाला? जनरल। तो इस तरीके का जो रीजनिंग का स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, आई एम वेरी श्योर अनुराधा आपको समझ में आ रहा होगा, रीजनिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, राइट? और एक इंडक्टिव रीजनिंग है जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया जब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो। ठीक है, उसके बाद इसका ही ऑपोजिट होता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, वी हैव अ जनरल डेटा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, है ना?
नाउ गर्ल्स शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, है ना, ये बोल दिया मैंने। तो अब अगर मैं ये बोलूंगा कि सीता इज अ गर्ल, तो आपका कंक्लूजन क्या आ जाएगा, है ना। नाउ यू कैन इमीडिएटली कंक्लूड समथिंग कि यार ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, पता तो मुझे सारे गर्ल्स के बारे में है। तो अब अगर एक गर्ल है सीता, तो उसके लिए भी मैं क्या बोल सकता हूँ, सीता इज इंटेलिजेंट। और क्या इसमें कहीं कोई वीकनेस है इस कंक्लूजन में, क्या ये कंक्लूजन जो है वो वीक कंक्लूजन है, डेफिनेटली नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है। इसको दुनिया का कोई भी इंसान तब तक फॉल्स प्रूव नहीं कर सकता जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपका जनरल स्टेटमेंट ट्रू है तो डेफिनेटली ये कंक्लूजन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता, है ना। सो वी कैन से फॉर श्योर कि यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी जनरल, और जनरल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम कंक्लूजन कैसा ड्रॉ कर रहे होंगे, स्पेसिफिक। तो ये जो रीजनिंग का स्ट्रक्चर होता है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन का फॉल्स होना बहुत मुश्किल है, वेरी 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 डिफिकल्ट, क्योंकि आपको सबके बारे में पहले से पता ही है ना। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से इट वुड बी वीक इफ नॉट मेंशन्ड सीता इज अ गर्ल, और हाँ, है ना, कुछ अगर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जाएंगे, जैसे अगर हमको ये पता नहीं है कि सीता गर्ल है या बॉय है, तो फिर हम कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते, या कंक्लूजन हमारा वीक हो सकता है। हम ये बोल सकते हैं कि यस राइट, अगर एक तो यही इशू है कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो सीता गर्ल है या नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर गिवन है कि सीता इज अ गर्ल, तो देन तो आपका कंक्लूजन 100% सॉलिड कंक्लूजन ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से अभी आपको दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया, है ना। हाँ जी, चलो एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, राइट। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, ठीक है, मैं आपसे ये बोलूं कि मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 ये है कि सीता इज इंटेलिजेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 ये है कि सीता इज अ गर्ल, और फिर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो क्या ये कंक्लूजन सही है, राइट। मैंने पूरा रीजनिंग का जो स्ट्रक्चर है ना उसे उल्टा कर दिया। मैंने ये बोला कि पहले ये आपका इंफॉर्मेशन पार्ट था और ये कंक्लूजन पार्ट था। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन पार्ट है और इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। सो नाउ यू टेल मी कि क्या यहाँ पर ये कंक्लूजन जो है वो वैलिड है, ठीक है, क्या ये कंक्लूजन सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये बोलेंगे कि नहीं, हो सकता है ना, मे बी पॉसिबल, बट हम इतनी सी इंफॉर्मेशन से इतना बड़ा कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। एंड एग्जैक्टली इसी चीज को हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ सीता इज इंटेलिजेंट एंड सीता इज अ गर्ल, तो आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिर्फ सीता के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। लेट्स से मैं ये बोलूं कि यस राइट, मेरी क्लास में निकिता भी है, तो निकिता इज इंटेलिजेंट, निकिता इज अ गर्ल। मैं और 2-4 गर्ल्स के नाम भी इस लिस्ट में ऐड कर दूं कि ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी गर्ल है, ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी गर्ल है। लेकिन इवन इफ आई ऐड द नेम्स ऑफ 10 गर्ल्स इन दिस लिस्ट, फिर भी क्या ये कंक्लूजन सॉलिड होगा, राइट। तब भी ये कंक्लूजन सॉलिड नहीं हो पाएगा, वीक ही रहेगा, बिकॉज मुझे पता तो कुछ ही लोगों के बारे में है ना। आई कैन नॉट से फॉर श्योर इन जनरल अबाउट एवरी एलिमेंट ऑफ दैट क्लास, राइट। अगर मुझे 10 लड़कियों के बारे में भी पता है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, स्टिल आई कैन नॉट बी श्योर दैट ऑल दी गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग कहलाता है इंडक्टिव। अब बोलो, सब लोगों को समझ में आया? इज इट 100% क्लियर कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है ना, राइट, है ना। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं बचा? इंडक्टिव रीजनिंग मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली 2, 4, 5, 10, 15, 20, 100 लोगों के बारे में आपको पता है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई दैट एट्रीब्यूट ओवर द एंटायर ग्रुप, राइट। जैसे मैंने शुरू में जो एग्जांपल लिया था, आपको एक ग्रेप, एक 1 पीस ऑफ ग्रेप जो है वो आपने टेस्ट किया, वो मीठा है। सेकंड पीस टेस्ट किया, वो भी मीठा है। थर्ड पीस टेस्ट किया, वो भी मीठा है। बट कैन यू कंक्लूड कि पूरा बंच मीठा होगा? नो, राइट। कर तो सकते हो, राइट। आपका एक कॉमन सेंस बोलता है, जनरल नॉलेज बोलती है कि यार अगर एक बंच के 2-3 अंगूर मीठे हैं तो बाकी होने चाहिए, लेकिन 100% होंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं, ठीक है। सो दैट इज दी
स्ट्रक्चर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। कभी कभी ये स्ट्रांग भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये वीक होता है। लेकिन क्या ये जरूरी है? यस, 100% जरूरी है, करना तो यही पड़ेगा, है ना। क्या आप ये समझ सकते हो कि नेक्स्ट ईयर में 2026 में क्लैट का एग्जाम कैसा आएगा? क्या आपको पता है? आप ये बोलोगे यस, मुझे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखकर पता है। बट कैन आई से कि अगेन ये इंडक्टिव रीजनिंग है ना। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर हमें ये पता है कि पिछले 4 5 6 साल में पेपर कैसा आया है, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। लेकिन आगे आने वाले ईयर्स में भी वो सेम रहेगा ये तो हम श्योरली नहीं बोल सकते, लेकिन हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हमें इसी कंक्लूजन के भरोसे रहना पड़ेगा कि मोर और लेस पेपर जो होगा वो लगभग सेम होगा, एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग इन दैट, राइट, इन दैट वे कि यार जो जो आ चुका है पेपर में मोस्ट प्रोबेबली वही चीजें रिपीट होने वाली है। तो इंडक्टिव रीजनिंग के भरोसे पे रहना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है, राइट, ऑप्शन अपने पास नहीं है। इंडक्टिव रीजनिंग के भरोसे पर अपने को रहना पड़ेगा। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है? नहीं। लेकिन क्या डिडक्टिव फॉर्म जो है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ रीजनिंग है? यस, 100%, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग का स्ट्रक्चर उल्टा है। वी स्टार्ट विद एवरीवन, हमारे पास जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सबके बारे में है कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। देन वी हैव समथिंग लाइक अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल सीता, तो सीता के लिए भी फिर हमारे पास एक कंक्लूजन आ जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब आप जैसे किसी के साथ डिबेट कर रहे हो, आपको लीगल एप्टीट्यूड का, लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आप किसी भी चीज को वीक प्रूव करने के लिए ये बोल सकते हो कि ये इंडक्टिव है। अगर ये इंडक्टिव है तो ऑलरेडी वीक है, तो उसको आप हजारों तरीके से और वीकन कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट को और आसानी से अटैक कर सकते हो। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट का नेचर डिडक्टिव होगा तो देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वीकन दैट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस स्ट्रक्चर, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। डिडक्टिव रीजनिंग, हाँ जी, एक बार डिडक्टिव रीजनिंग और समझ लो तान्या। अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ये मेरा पहला स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन नहीं है, ये नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन है, मुझे किसी ने ये बताया, राइट, ठीक है, कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ठीक। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि सीता इज अ गर्ल, तो अब मैंने कंक्लूड क्या किया कि सीता इज इंटेलिजेंट। क्या इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई वीकनेस है? नहीं। क्या ये कंक्लूजन सॉलिड है? यस। क्या हम इसे वीकन कर सकते हैं? नहीं, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो जनरल है और कंक्लूजन जो है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टू जनरल इज इंडक्टिव एंड जनरल टू स्पेसिफिक इज डिडक्टिव, ठीक है। नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, याद रखना। अभी अपने को बहुत सारी क्रिटिकल रीजनिंग पढ़नी है, अभी अपने को बहुत सारा आरसी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हमेशा ये चीज आपके काम में आएगी, ठीक है, राइट। चलो, वेरी गुड। तो अब अगर हम ये बोलते हैं कि यस, इज देयर एनी नीड टू नोट दिस स्लाइड? यस, बिल्कुल, है ना, 100%। आपको सिर्फ पूरा पूरा नहीं लिखना है, बट एटलीस्ट आप इतना जरूर लिख लो कि इंडक्टिव रीजनिंग इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच we have some information about some specific elements of a particular class, and then we try to make a conclusion or we try to apply that attribute on all the elements of that class. तो वो हो जाएगी inductive reasoning and the opposite of it is deductive reasoning, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम देखें कि सिलोजिज्म कहां पर आता है, तो सिलोजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये तो समझना जरूरी है ना कि सिलोजिज्म में हम क्या करेंगे, क्या हम ये वाला फॉर्म यूज करने वाले? नहीं, हमें वीक कंक्लूजन्स निकालने ही नहीं, हमें ऐसे कंक्लूजन्स ड्रॉ ही नहीं करने जो कि बाद में गलत प्रूव हो सकते हैं। हमें सिलोजिज्म्स में सिर्फ और सिर्फ डिडक्टिव रीजनिंग करनी है और 100% करेक्ट कंक्लूजन्स ही ढूंढना है जो कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि सिलोजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक। अब मैं थोड़ा सा अगर वोकैबुलरी के बारे में आपको बताऊं, सो आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा, नहीं भी पता है तो कुछ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, राइट। इंग्लिश में हमारे पास रूट वर्ड्स होते हैं,
ठीक है, उसके ऊपर आपकी क्लासेस वगैरह होंगी तो आपको, या हो चुकी होंगी तो आपको बहुत कुछ पता भी होगा, राइट। रूट वर्ड्स में एक प्रीफिक्स होता है। ये प्रीफिक्स जो होता है इसको कभी हम एस वाई एन के फॉर्म में देखते हैं वर्ड्स में, कभी ये एस वाई एम होता है, और यही कभी कभी एस वाई एल भी हो जाता है। इन तीनों का मीनिंग होता है, ये तीनों प्रीफिक्सेस हैं, दे ऑल आर प्रीफिक्सेस एंड दे ऑल मीन विद। ठीक है, विद का प्रीफिक्स होता है सिन, सिम और सिल। कैन यू टेल मी सम वर्ड्स स्टार्टिंग विद दीज प्रीफिक्सेस? किसी को कोई वर्ड याद आ रहा है जो इस प्रीफिक्स से स्टार्ट होता है इंग्लिश में? सिन, सिम, यस, है ना? हाँ जी, बहुत सारे वर्ड्स बता दिए आप लोगों ने। तो इन सब में अगर आप ध्यान से सोचोगे तो डेफिनेटली 100% आपको दिखाई देगा कि इसका मीनिंग जो है वो विद है। जैसे हम बोलते हैं सिनोनिम, तो सिनोनिम इज अ वर्ड हुज मीनिंग गेट्स अलोंग विद द वर्ड गिवन टू अस। ठीक है, जो वर्ड हमें गिवन है उसके साथ ही उसका मीनिंग जाएगा, तो हम बोलते हैं सिनोनिम। जैसे हम बोलते हैं सिंपैथी, तो सिंपैथी का मतलब ये होता है कि माय फीलिंग्स आर देयर विद यू, राइट। तो अगेन विद का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सिम, राइट। सो इन दी सेम वे जब मैं बोलता हूँ सिल, तो सिल का मतलब तो विद हो गया। अब आप समझ सकते हो कि ये बाकी का पार्ट क्या है। तो बाकी का पार्ट तो लॉजिक है, LOGISISM, तो आप समझ ही सकते हो कि दिस इज लॉजिक। तो जब हम कोई भी चीज विद लॉजिक कहते हैं, ठीक है, विद लॉजिक मतलब हम इसमें कोई इमोशन नहीं डाल रहे, ओपिनियन नहीं डाल रहे, हमारी कोई सब्जेक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बेस पर अगर हम कोई बात करते हैं, सो दैट इज नोन एज सिलोजिज्म। आर यू श्योर अबाउट दिस? है ना, आपको समझ में आ गया अच्छे से कि इसका मीनिंग क्या हुआ? यस, मेरे ख्याल से मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स आ गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मेरी क्लास जो है वो बहुत अवेयर है वर्ड्स के बारे में। इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकती है, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो सिम्बायोटिक हो गया। इसमें आपका सिंक्रोनस हो सकता है, जिसमें क्रोनो का मतलब टाइम होता है, तो जब दो चीजें एक ही टाइम पर एक साथ होती हैं तो उसको हम सिंक्रोनस कहते हैं। उसी का अपोजिट जो है वो असिंक्रोनस हो जाता है। फिर सिनॉप्सिस है, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, लेकिन वो अपन लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश की क्लासेस में। अभी एज ऑफ नाउ अपन लॉजिक के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, समझ में आया? सिलोजिज्म मतलब विद लॉजिक, राइट। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली सेशन से रिलेटेड नहीं है, मॉक्स टेस्ट ये सब, या है ना, तो अपन लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा, और जो लोग भी इन क्वेश्चंस को Q&A सेशन में लिख रहे हैं ना, तो वो एक बार इसको यहीं पे चैट बॉक्स में लिख देंगे एंड में। तो इंडक्टिव लॉजिक कैन नॉट बी फॉल्स ऑलवेज, कैन नॉट बी ट्रू, सिंधुजा, इंडक्टिव लॉजिक कैन नॉट बी ऑलवेज ट्रू, या कैन नॉट की जगह हम मे नॉट बोलेंगे कि इंडक्टिव लॉजिक मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू, इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स। ठीक है, एंड यस 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 सिंधुजा, है ना, बाकी तो आपने सब सही बोला है। पुलकित, मॉक्स और टेस्ट के बारे में अपन सेशन के एंड में बात करते हैं। एंड अगेन दी सेम थिंग कि Q&A सेक्शन में मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी कमेंट विंडो खुली हुई है, तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली कमेंट्स में लिख सकते हैं, चैट्स में लिख सकते हैं, सो मुझे डायरेक्टली दिखाई दे जाएगा। ठीक है, डिडक्टिव जो होता है, यस आई विल से कि 99.9999% हमेशा करेक्ट होता है, बट ऑब्वियसली समटाइम्स कुछ सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जहां पे डिडक्टिव में भी हमें कभी कुछ फ्लॉ देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट इन जनरल नहीं मिलता, हमारे एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल में कभी नहीं मिलेगा। हम ये बोल सकते हैं एज फार एज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम इज कंसर्न, तो डेफिनेटली डिडक्टिव लॉजिक विल ऑलवेज बी 100% स्ट्रॉन्ग लॉजिक। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे सिलोजिज्म्स के, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कुछ स्ट्रक्चर का आइडिया तो मैंने अभी आपको दे ही दिया। सबसे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, S1, S2, S3, S4, कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी अगर इजी क्वेश्चन होगा तो 2 ही स्टेटमेंट होंगे, थोड़ा सा टफ होगा तो 3 हो सकते हैं, थोड़ा और टफ होगा तो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। रीजनिंग के हिसाब से अगर हम बोलें तो इन सारे स्टेटमेंट्स को टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं प्रेमिस। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? प्रेमिस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टेटेड एक्सप्लिसिटली
इज कॉल्ड प्रेमिस, PREMISE। तो ये सारे आपके प्रेमिसेस होते हैं, ठीक है। अब आपको इन सारे स्टेटमेंट्स को क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर देम टू बी ट्रू, कंसीडर देम टू बी ट्रू। चाहे भले ही आपकी जनरल नॉलेज ये कह रही हो कि नहीं ये तो फॉल्स है, लेकिन फिर भी आपको उसको ट्रू मान के चलना है। जैसे मैंने बोला ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो बहुत सारे बॉयज होंगे जो बोलेंगे नहीं सर ये तो सही बात नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि इसको ट्रू मान के चलना है, मतलब ट्रू मान के चलना है, ठीक है। अब ये हमारा प्रेमिस है, इसको अगर हमने फॉल्स मान लिया तो पूरा रीजनिंग का स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स, जितने भी प्रेमिसेस गिवन होंगे, दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी ट्रू, इवन इफ वी नो दैट दे आर नॉट ट्रू, तो भी हमें उनको ट्रू कंसीडर करके चलना है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम ये बोलते हैं ओके, हाँ जी उन्नति, ये जो लेक्चर है, ठीक है, ये रीजनिंग का ही है, बिल्कुल सही है ना। प्रेमिस मैंने बताया ना कि जो भी आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जहां से जिस इंफॉर्मेशन को बेस बना के आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्रेमिस। बिना प्रेमिस के तो रीजनिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करो, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले डेटा तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि क्लैट के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो व्हाट विल बी योर स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग, कैसे आगे बढ़ोगे? आप जाके सबसे पहले क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, वहां से डेटा निकल आओगे, और फिर डेटा के बाद आप मुझसे बोलोगे कि सर 120 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सब लोगों ने बता दिया। ये आपको कैसे पता चला 120 क्वेश्चंस होते हैं? ये कंक्लूजन आपके पास कहां से आया? क्योंकि आपके पास एक नॉलेज है, वो आपका प्रेमिस है। तो जो भी हमारी नॉलेज होती है वो हमारा प्रेमिस है। उस नॉलेज के बेसिस पे फिर जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, राइट, तो वो कंक्लूजन्स जो है उनमें हमें देखना होता है कि कौन से कंक्लूजन्स वैलिड हैं, फॉलो करते हैं ऊपर के स्टेटमेंट्स को, और कौन से इनवैलिड हैं, दे डू नॉट फॉलो, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। हमें गिवन स्टेटमेंट्स के ऊपर या गिवन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग गिवन कंक्लूजन्स की वैलिडिटी को चेक करना होता है, उनको वेरीफाई करना होता है कि डू दे फॉलो द गिवन इंफॉर्मेशन और डू दे नॉट फॉलो द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये स्टेटमेंट्स किस टाइप के होंगे, कैसी इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी, है ना। तो अब यहां से सब लोग अपना फोकस बनाकर चलेंगे, क्योंकि अब मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि हमें सिलोजिज्म्स में किस टाइप के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। केवल 4 टाइप के होते हैं, ओनली 4 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन टू यू। एक एक करके चारों को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ठीक है। यूनिवर्सल एफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स में उस कैटेगरी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए हम कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्लास के, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वी आर गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। कैन आई से कि जब मैंने बोला ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो ये एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, बिल्कुल, क्योंकि एक कैटेगरी के सारे एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी है कि ऑल दी गर्ल्स इन दी क्लास आर इंटेलिजेंट, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ठीक है, या ऑल दी गर्ल्स इन दी यूनिवर्स आर इंटेलिजेंट। तो अब अगर हम इसको रीजनिंग की लैंग्वेज में या थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, समझना जरूरी है, फिर आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज तो समझ में आ ही जाएगी। जैसा मुझे अनुराधा ने बताया भी कि यहां पर हम इसको समराइज कैसे कर सकते हैं, ऑल ए आर बी, जिसमें ए क्या है, ए है हमारा एलिमेंट, ठीक है, बी क्या है, बी है उसका एट्रीब्यूट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बी क्या है, बी है उसका एट्रीब्यूट, ए है हमारा एलिमेंट, ऑल ए आर बी। जैसे मैंने बोला ना ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो सारी लड़कियां इंटेलिजेंट हैं, तो लड़कियां क्या है, एलिमेंट्स हैं। हम सारे लड़कियों के बारे में, सारे गर्ल्स के बारे में, सारे एलिमेंट्स के बारे में एक एफर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि दे ऑल आर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब अगर ऑल ए आर बी हमें ये गिवन है, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट, तो कैन आई से, देखो ये हमारा स्टेटमेंट है,
तो कैन आई से यहाँ पे बताना मुझे, अब मैं एक एक करके कंक्लूजन लिख रहा हूं कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है, अगर मुझे ये पता है कि ऑल ए आर बी, सो कैन आई से दैट सम ए आर बी, क्या ये सही होगा? इज इट करेक्ट? ऑल ए आर बी is given to me, all girls are intelligent, so can I say that some girls are intelligent? Is it a valid conclusion? So I will say yes, बिल्कुल, क्योंकि मुझे all के बारे में पता है तो मैं some के बारे में तो बोल ही सकता हूं। जब मुझे पता ही सबके बारे में है तो फिर some तो ट्रू होगा ही, अपने आप ही ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। अच्छा, अगर मैं सेकंड कंक्लूजन यहां पर लिखूं कि सम बी आर ए, तो क्या ये सही है? इज इट ट्रू? सम बी आर ए, बोलो ध्यान से। अगर मैं ये बोलता हूं कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो कैन आई से कि सम इंटेलिजेंट पीपल इन दी वर्ल्ड आर गर्ल्स? कुछ इंटेलिजेंट लोग, दुनिया में जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनमें से कुछ तो गर्ल्स होंगे ही, क्योंकि सारे के सारे गर्ल्स जो है वो इंटेलिजेंट हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि एवरी मंथ हैज मोर देन 28 डेज, हर महीने में 28 डेज, या चलो ऐसे बोल लो कि एवरी मंथ हैज मोर देन 27 डेज, हर महीने में 27 से ज्यादा दिन होते हैं, तो फिर जब मैं ये बोलूंगा कि सम मंथ्स हैव 28 डेज, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही, क्योंकि सब में 27 से ज्यादा डेज होते हैं, तो कुछ में 28 डेज हैं, कुछ में 29 डेज हैं, 30 है, 31 है, तो ये तो ट्रू होगा। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि यस, जब हमें पता है ऑल ए आर बी, तो सम बी आर ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर एक तीसरा कंक्लूजन आपको ये कहें कि अब आप ये बताइए कि ऑल बी आर ए, क्या ये सही है? ऑल बी आर ए, इज इट करेक्ट? टेल मी, ऑल बी आर ए। हाँ जी, हाँ जी इशिता, अगर मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, क्या आपने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया है? हाँ जी, ओके, यस, वेरी गुड। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं नो सर, नो सर, नो सर, ये तो करेक्ट नहीं होगा। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि हाँ सर, इट मे नॉट बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, राइट? तो हम बोलेंगे कि यस, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि ऑल बी आर ए, तो हम सीधे सीधे ये बोलेंगे कि इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक होकर बोल रहे हैं, निश्चित होके, सर्टेन होके कि ऑल बी आर ए, तो हम इस कंक्लूजन को तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ये कंक्लूजन तो सही नहीं। वो हमसे ये पूछेंगे क्या ये कंक्लूजन पॉसिबल है, तब हम बोलेंगे यस, पॉसिबल तो है, राइट? लेकिन पॉसिबिलिटी की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी की लैंग्वेज इतनी डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती नेचर में। पॉसिबिलिटी की लैंग्वेज ये होती है कि ऑल बी मे बी ए, तब हम बोलेंगे कि यस, ये करेक्ट है ना, दिस इज करेक्ट। अगर हम यहां पर आ जाएं तो अब हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से ये कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट? हाँ जी, एफर्मेटिव का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम नॉट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अच्छी बात बोलूंगा कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट अच्छी इंफॉर्मेशन है तो वो एफर्मेटिव हो गई। इंफॉर्मेशन बुरी भी हो सकती है, जैसे मैं ये भी बोल सकता हूं कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, राइट? लेकिन वो स्टिल है तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव, क्योंकि हम सबके ऊपर एक ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हैं जिसमें नॉट वर्ड नहीं आ रहा। बेसिकली ग्रामर क्या बोलती है कि एफर्मेटिव स्टेटमेंट वो है जिसमें नॉट नहीं आएगा, है ना? रिमेंबर, एफर्मेटिव स्टेटमेंट वो है जिसमें नॉट नहीं आएगा। बाकी आपका एट्रीब्यूट तो कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी हो सकता है, लेकिन ग्रामर में इसको पॉजिटिव कहा जाता है क्योंकि हम इसमें नॉट का यूज नहीं करते। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलो, वेरी गुड। यूनिवर्सल ट्रूथ है, यस, ये बोल सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये ग्रामर का वर्ड है ना, एफर्मेटिव, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूल लाइफ में 6th 7th 8th क्लास में, कि एफर्मेटिव का मतलब जहां पर हम नॉट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, वेरी गुड, यस। अब अगर हम ये बोलें कि क्या हम इस पूरे रीजनिंग के स्ट्रक्चर को किसी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शायद हमारे लिए समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, इसका स्टैंडर्ड डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है,
स्टैंडर्ड डायग्राम का मतलब ये है कि जितने भी कंक्लूजन्स यहाँ पर हमें सही होते हुए दिख रहे हैं वो सारे वहां पर सही दिखाई दें, और जो गलत दिख रहा है वो वहां पर गलत भी दिखाई दे। ठीक है, स्टैंडर्ड डायग्राम का मतलब यह है कि जो कंक्लूजन हमें यहाँ सही दिख रहे हैं वो उस डायग्राम में सही दिखने चाहिए, और जो गलत दिख रहे हैं वो गलत भी दिखने चाहिए। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डायग्राम। तो स्टैंडर्ड डायग्राम में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि सारे के सारे ए जो है वो बी है, तो हम बी का एक बड़ा सर्कल बना लें। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने एग्जाम्पल पे वापस जाऊं कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो ऑब्वियसली हमने इंटेलिजेंट लोगों का एक सर्कल बना लिया कि दुनिया के सारे इंटेलिजेंट लोग इस सर्कल के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर एक छोटा सा पार्ट गर्ल्स का भी होगा, मतलब सारे गर्ल्स भी इसी के अंदर रहते हैं, बिकॉज दे ऑल आर इंटेलिजेंट। क्लियर हुआ? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस डायग्राम में हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो सही है, क्योंकि सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ ए भी बी होंगे ही। कोई से भी ए ले लो, ये वाले ए लोगे तो भी बी है, ये ए भी बी है, ये वाला ए भी बी है, तो ऑल एज आर बीज, मतलब सम एज आर बीज। सम बीज आर एज, तो यस यहाँ पर जो एलिमेंट है वो बी तो है ही, साथ में ए भी है, तो सम बीज आर एज। फिर हम ये बोलेंगे ऑल बी आर ए, तो ये इसमें गलत होना चाहिए, तो गलत दिख रहा है। फिर हम बोलेंगे ऑल बी मे बी ए, है ना, तो अब ये सही नहीं दिख रहा। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं सही दिख रहा है? क्योंकि इसमें मे बी लगा हुआ है। तो इस मे बी वाले केस को कवर करने के लिए हमें इसका एक पॉसिबल डायग्राम अपने दिमाग में और लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया जिसमें हमारे जो बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक कंक्लूजन्स होंगे वो करेक्ट दिखेंगे, जो डिटर्मिनिस्टिक कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए वो रॉन्ग भी दिखेगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन है, तो प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन के लिए हमको एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनेगा कि दुनिया के सारे बी का सर्कल ये है, और इस सर्कल में सारे ए भी आ जाते हैं, सारे ए बी होते हैं, सारे बी ए होते हैं, मतलब ए और बी का सेम सर्कल बनता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि लास्ट वाले कंक्लूजन में हमें दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि जब हम ये बोलें कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो ये भी हो सकता है सारे इंटेलिजेंट लोग गर्ल्स ही हों, कोई भी बॉय इंटेलिजेंट हो ही ना दुनिया में, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, हालांकि हमारी जनरल नॉलेज बोलती है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, बॉयज भी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ जनरल नॉलेज का यूज करना ही नहीं है, जो स्टेटमेंट्स गिवन है सिर्फ उनके बारे में ही सोचना है। ठीक है, ऑब्वियसली तो इस तरीके से हम यहाँ पर यस इनको हम वेन डायग्राम बोल सकते हैं। लेकिन वेन डायग्राम और सेट थ्योरी का जब हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, और जब हम इन डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं रीजनिंग में, तो दोनों में एक अंतर होता है। अंतर ये होता है कि वहां पे हम जब हम मैथमेटिक्स में वेन डायग्राम का यूज करते हैं सेट थ्योरी के अंदर, तो वहां पे हम ज्यादातर नंबर्स के लिए इन डायग्राम का यूज करते हैं। यहाँ पे हम नंबर्स के लिए यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम एलिमेंट्स और उनके एट्रीब्यूट्स के लिए इन डायग्राम का यूज कर रहे हैं। तो एज सच दिखने में सेम है, आप वेन डायग्राम बोलिए इन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों का जो सोचने का तरीका है वो सही अलग अलग है। ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से देखिए। हाँ, यस, कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि सर तो क्या ये जो ये वाला जो कंक्लूजन है इसको हम सही बोलेंगे C4 को? तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंक्लूजन में ये नहीं कहा जा रहा कि सारे बी ए होंगे ही, वो ये बोल रहे हैं ऑल बी मे बी ए, तो मे बी वाली कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। चलो एक बार और देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, अपने पूरे फोकस को, पूरे अटेंशन को यहाँ पर लेकर आ जाओ। मैं फिर से समझा रहा हूँ, अभी आप नीचे जो भी लिखा है इसको मत पढ़ो। मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको एक प्रेमिस दे रहा हूँ, प्रेमिस समझ में आया? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर हमको कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं। मैंने आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया और आपसे बोला कि ये ट्रू है, ये सही है कि ऑल ए आर बी, दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज 100% ट्रू, ये कभी गलत नहीं हो सकता। तो ऑल ए आर बी ये आपको पता है। फिर मैंने आपसे ये पूछा कि अगर ऑल ए बी हैं तो क्या सम ए भी बी होंगे? अगर अगर हम इसको एक एग्जांपल से, जैसा मैं समझा रहा हूं कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट सही है, तो क्या सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट भी सही होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब सारी लड़कियां इंटेलिजेंट है तो फिर कुछ लड़कियां भी तो इंटेलिजेंट है ही ना, कोई सी भी ले लो।
जब आपको पता ही है कि सारे फल मीठे हैं, ऑल दी फ्रूट्स आर स्वीट, तो आप कोई सा भी उठा के खा लोगे यार कि सारे ही तो मीठे हैं। पार्ले जी के जितने भी बिस्किट्स होते हैं सबका टेस्ट सेम होता है, तो कोई आपको सर्व करेगा और आपका खाने का मन है तो आप कोई से भी ले लोगे, आप उसमें चूज थोड़ी करोगे। तो डेफिनेटली सेम थिंग है कि अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए भी बी होंगे। सिमिलरली अगर हम ये बोलें कि आप सम बी भी ए हैं क्या, तो यस बिल्कुल है, क्योंकि अगर सारी लड़कियां इंटेलिजेंट हैं तो दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनमें से कुछ लड़कियां भी तो होंगी, तो ये भी सही है। लेकिन जब हम ये बोलेंगे कि सारे के सारे बी भी ए हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। हम ये जानते हैं सारे ए तो बी हैं, सारी लड़कियां तो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सारे इंटेलिजेंट लोग लड़कियां ही हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो इसका मतलब एक डिटर्मिनिस्टिक वे में जब हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोलेंगे कि ऑल बी आर ए, तो ये गलत कंक्लूजन हो जाएगा, क्योंकि इतनी नॉलेज हमारे पास है नहीं। लेकिन जब हम इसे प्रोबेबिलिस्टिक वे में बोलेंगे, एक संभावना के तौर पर बोलेंगे कि ऑल बी मे बी ए, तब हम बोलेंगे कि यस ये सही हो भी सकता है। अब ऑब्वियसली हमें हर सिचुएशन के लिए एक एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब हम ये बोलते हैं कि सर्टेनिटी वाला डायग्राम कौन सा होगा, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डायग्राम, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, जिसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी वाला केस ट्रू होता हुआ दिखाई ना दे। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला केस है, ये नहीं दिखना चाहिए इसमें, बाकी ऊपर के दो केस दिखना चाहिए। तो सारे के सारे ए जो है वो सब बी है, तो बी का एक बड़ा सर्कल बनाओ। ठीक है, ध्यान से सोचो कि बी का मतलब है दुनिया के जितने बी हैं वो इस सर्कल के अंदर हैं, दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस सर्कल के अंदर मैंने रख दिए। तो फिर स्टेटमेंट ये बोल रहा है ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो क्या गर्ल्स इस सर्कल के बाहर रखूंगा मैं? ऑब्वियसली नहीं। अब अगर सारे गर्ल्स इंटेलिजेंट हैं तो वो इसी के अंदर तो पाए जाएंगे। तो जहां पे भी इस सर्कल के अंदर जहां जहां पर भी गर्ल्स होंगे उन सबको मैं इकट्ठा करूंगा और बोलूंगा सब इस सर्कल के अंदर आ जाओ। तो अब इस सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे गर्ल्स हैं, कोई भी बॉय इसमें अलाउड नहीं है। जो ए वाला सर्कल है उसमें सब गर्ल्स हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा सर्कल इंटेलिजेंट के सर्कल के अंदर है, मतलब सारे गर्ल्स इंटेलिजेंट हैं। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका नेचर क्या होगा? यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका नेचर ये होगा कि वो इंटेलिजेंट तो है, बी तो है, लेकिन वो ए नहीं है। इंटेलिजेंट है लेकिन गर्ल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट बॉय होगा। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सारे बी का ए होना जरूरी नहीं है, सारे ए बी है, सम ए भी बी है, सम बी भी ए है, क्योंकि कुछ बी तो हमें यहाँ पर ए दिखाई ही दे रहा है। लेकिन अब ये जो पॉसिबिलिटी वाला केस है ये हो सकता है, तो हम ये बोलेंगे कि इसका एक डायग्राम और पॉसिबल है। ठीक है, क्या डायग्राम पॉसिबल है? कि हम ए और बी को एक ही सर्कल से रिप्रेजेंट करें। हम ये बोलें कि जितने ए हैं वो सब बी है और जितने बी हैं वो भी सारे ए हैं, मतलब इनका एक ही सर्कल बन जाएगा। तो ये एक पॉसिबल केस है जिसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग ट्रू इज वेरी लेस, लेकिन ऐसा हो सकता है। राइट? हाँ जी, नहीं मोनिशा, यहाँ पे हम इंडक्टिव तो हम बोल ही नहीं सकते। राइट, बोल ही नहीं सकते, इंडक्टिव हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट ही डिडक्टिव का है। तो अगर इवन इफ आई से कि ऑल बी आर ए, स्टिल आई एम नॉट डूइंग एनी इंडक्टिव रीजनिंग, ये फॉल्स रीजनिंग हो जाएगी, यहाँ पे चीजें गलत ही हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जितनी जानकारी है उसके हिसाब से कंक्लूजन आ नहीं रहा। आप इंडक्टिव लगाओ या डिडक्टिव लगाओ, ये आ ही नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, चलो देन उसके बाद अगर हम ये बोलते हैं ऑल बॉयज में बी बी गिवन सम, हाँ जी चलो ठीक है ना, काफी डिस्कशन हो गया। अब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि अपने को प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की, बहुत सारे बच्चे उसका वेट भी कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो चलो अब अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास फिर दूसरा स्टेटमेंट आता है यूनिवर्सल निगेटिव। अब इंग्लिश ये कहती है, ग्रामर ये कहता है कि निगेटिव का मतलब कि हमें यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं ये बोलूं कि नो गर्ल इज इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यूनिवर्सल निगेटिव। ठीक है, क्योंकि इसमें नो आ गया या नॉट आ गया। राइट, हम इसको ये भी बोल सकते थे कि नॉट इवन अ सिंगल गर्ल इज इंटेलिजेंट या नो गर्ल इज इंटेलिजेंट। ठीक, अब इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर या जो एक स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट कैसा बनेगा? तो स्टेटमेंट बनेगा नो ए
इज बी या नो एज आर बीज, कैसे भी लिख सकते हो, नो ए इज बी, ऐसे लिख लो, नो ए इज बी, राइट। अब अगर मुझे ये पता है कि नो ए इज बी, ठीक है, अभी मैं आरएसएम नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग सिर्फ नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, आपको अभी इस समय इस सेशन में आरएसएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, अगर हम ये बोलेंगे नो ए इज बी, तो नो ए इज बी का अगर ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कंक्लूजन्स कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। मैं ये बोल रहा हूं कि नो ए इज बी, ये हमें गिवन है, और हम ये कह रहे हैं कि सम ए आर बी, क्या ये पॉसिबल है? क्या कुछ ए बी हो सकते हैं, है ना? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि साफ साफ लिखा है कोई भी ए बी है ही नहीं। तो अगर कोई ए बी नहीं है तो फिर सम ए आर बी कैसे होगा? और अगर सम ए आर बी नहीं हो सकता तो डेफिनेटली ऑल ए आर बी तो कभी भी नहीं होगा, है ना? हो ही नहीं सकते, दोनों ही पॉसिबल नहीं। इसके बाद तीसरी बात, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सम बी आर ए? क्या हम ये कह सकते हैं कि सम बी आर ए? अगर कुछ बी ए हैं तो क्या ये स्टेटमेंट वैलिड रहेगा, नो ए इज बी? तो हम बोलेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कोई भी लड़की इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी ए बी है ही नहीं, तो फिर इंटेलिजेंट लोगों में कोई गर्ल नहीं मिलने वाली, बी के अंदर कोई भी ए नहीं मिलने वाला, तो इसका मतलब कुछ बी ए है, ये भी गलत हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर कुछ बी ए है ये गलत है, तो फिर ऑल बी आर ए ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई राइट कंक्लूजन बता सकते हो जो कि सही निकल जाए? यस, बिल्कुल सही, है ना? स्नेहा, मिहिका, शुभज्योति, ऐश्वर्या, ठीक है, गुरिश्मा, शर्वरी, सभी लोगों ने बता दिया है। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका उल्टा करें कि नो बी इज ए, तो वो सही होगा, क्योंकि कोई भी ए बी नहीं है, मतलब कोई बी ए नहीं है। अगर कोई लड़की इंटेलिजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट लोगों के अंदर भी कोई लड़की मिलेगी नहीं। तो अब अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा, ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डायग्राम ही बनेगा, इसका कोई और पॉसिबल डायग्राम बनेगा ही नहीं, ओनली स्टैंडर्ड डायग्राम विल बी देयर। और स्टैंडर्ड डायग्राम कैसा होगा कि एक सर्कल आप बनाओगे जिसके अंदर सारे ए हैं, दूसरा सर्कल आप बनाओगे जिसके अंदर सारे बी हैं, और ये सर्कल कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों सर्कल हमेशा एक दूसरे से डिसजॉइंट रहेंगे, डिसजॉइंट सर्कल्स, मतलब इनके बीच में कभी कोई कनेक्शन बनने वाला नहीं है, ठीक है, राइट। कैन वी ऑल्सो से सम ए आर नॉट बी? हाँ जी, बिल्कुल ये बोल सकते हैं। अगर हम आपसे ये बोलेंगे कि कोई भी ए बी नहीं है, तो जब हम ये बोलेंगे कि सम ए आर नॉट बी, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑल की होती है वो सम की तो होती ही है। जब हम ये बोलते हैं कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सही है। तो अगर मैं बोलूंगा कि नो गर्ल इज इंटेलिजेंट, नो गर्ल इज इंटेलिजेंट, तो फिर जब हम ये बोलेंगे कि सम ए आर नॉट बी, तो ये भी सही होगा, क्योंकि कोई से भी गर्ल्स ले लें वो भी तो इंटेलिजेंट नहीं है ना, तो डेफिनेटली ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जिसने भी बताया है एकदम सही बताया है, ठीक है। कैन बी ऑल्सो से कि सम बी आर नॉट ए, तो वो भी सही होगा, क्योंकि जब कोई भी ए नहीं है तो सम बी आर नॉट ए भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट, है ना? चलिए, वेरी गुड। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो आपको ये बात पता चल जाती है कि यस, चलो वेरी गुड, हाँ जी रिद्धिमान, चल, हाँ जी, ठीक है, रिद्धिमान ने बताया था ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और भी बहुत लोगों ने कुछ कुछ सेम चीजें बोली हैं, बट यस, मेरे ख्याल से अभी आपको रीजनिंग का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो रहा है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी सही दिखेगा वो सही है, जो भी गलत दिखेगा वो गलत है। स्टैंडर्ड डायग्राम का मतलब ही यही है कि जो इसमें सही है वो सही, और जो इसमें गलत है वो गलत। बाकी प्रोबेबिलिटी वाले जो डायग्राम्स होंगे, जो पॉसिबल डायग्राम्स होंगे, उसमें कंक्लूजन्स भी प्रोबेबिलिस्टिक होने चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होने चाहिए, राइट, ठीक है। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स में सेकंड स्टेटमेंट है यूनिवर्सल नेगेटिव
ठीक है, जिन लोगों को नोट्स में लिखना है वो सेकंड स्टेटमेंट यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, नो ए इज बी। और जैसे मैंने कंक्लूजन्स लिखे हैं, कंक्लूजन्स लिखो, उसके आगे राइट रॉन्ग लगाओ, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसके बाद ये स्टैंडर्ड डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए, बिकॉज इनमें से हर चीज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यूज करने वाले हैं। ठीक, डायग्राम के बिना भी क्वेश्चन दिमाग में बनना चाहिए, और डायग्राम के साथ करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब अगर हम देखें कि हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 होता है पर्टिकुलर एफर्मेटिव। अब आपको ये तो पता ही है कि एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि इसमें नॉट तो नहीं आ सकता। पर्टिकुलर का मीनिंग क्या है? पर्टिकुलर मतलब यूनिवर्सल में हमें सबके बारे में पता है। पर्टिकुलर के में का मतलब ये होता है कि हमें कुछ लोगों के बारे में पता है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स। ठीक है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है, लेकिन सबके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक, तो यहां पर हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट होता है वो होता है सम ए आर बी। ठीक, अब अगेन आप ये मत सोचना कि सर हम यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग करने वाले हैं, क्या नहीं, रहेगा डिडक्टिव ही। जो जो कंक्लूजन इससे आ सकते हैं बस वही आएंगे, हम उल्टा सीधा तो यहाँ सोच ही नहीं सकते। ठीक है, जो कंक्लूजन इससे नहीं आ सकता वो रॉन्ग है, सीधे सीधे बोलेंगे, क्योंकि हमको रहना डिडक्टिव लॉजिक में ही है। हमें यहाँ पर अपने किसी भी इमोशन का, फीलिंग का, सब्जेक्टिविटी का यूज करना ही नहीं। राइट, तो जब हम ये बोलते हैं कि सम ए आर बी, तो कैन वी से कि ऑल ए आर बी? बताओ जल्दी से, क्या ये सही है क्या ये गलत है? सम ए आर बी, क्या इसका मीनिंग है ऑल ए आर बी? नहीं। ठीक है, हो तो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। डेटा इज नॉट सफिशिएंट, सो दैट इज व्हाई वी विल से कि दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। डिडक्टिव लॉजिक में कंक्लूजन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बीच की कोई सिचुएशन है नहीं। तो जो कंक्लूजन श्योरली हमें पता नहीं है वो फॉल्स है। ठीक है, जब श्योरली पता होगा तभी हम उसको करेक्ट बोलेंगे। तो ये हमें श्योरली नहीं पता, अगर सम ए बी है तो सारे ए बी हो भी सकते हैं, बट हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये कंक्लूजन गलत है। राइट, इसके बाद कैन वी से नाइदर ए इज बी नॉर बी इज ए इज यूनिवर्सल नेगेटिव? हाँ जी बिल्कुल वैष्णवी, आपने दोनों चीजों को मिलाकर भी बोलोगे तो भी बात तो वही रहेगी, क्योंकि उनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को तो इम्प्लीकेट करता ही है, इम्प्लाई करता है ना, तो डेफिनेटली दोनों को साथ में बोलने की वैसे जरूरत भी नहीं है। ठीक, अच्छा, अब अगर हम ये बोलें कि सम ए आर बी, इसका सेकंड कंक्लूजन जो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बच्चे बोल ही रहे हैं कि क्या सर इसमें से ऑल बी आर ए आ सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं। अगेन हमें कहाँ पता है, अगर कुछ ए बी है तो हमें पता ही सिर्फ ए के बारे में है, बी के बारे में तो वैसे भी हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूंगा सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो हम जानते तो सिर्फ गर्ल्स के बारे में ही है कि कुछ गर्ल्स इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट लोगों के बारे में तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उनके अंदर कुछ गर्ल्स होंगी, बाकी हम कुछ नहीं जानते। राइट, तो अगेन दिस इज नॉट ट्रू। अब अगर मैं ये बोलूंगा कंक्लूजन नंबर 3 कि सम बी आर ए, तो नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सही होना चाहिए? अगर कुछ ए बी है तो क्या कुछ बी भी ए होंगे? हाँ जी, मे होगा तो सही हो जाएगा, है ना। जहां जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि इस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अगर उस स्टेटमेंट में आर की जगह मे लगा दोगे तो वो फिर एक कंक्लूजन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक आर लगा है तब तक वो कंक्लूजन नहीं है। मैं ये बोलूं ऑल ए मे बी बी, तो यस पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि सम ए बी है तो ऑल भी हो सकते हैं, पता नहीं है लेकिन हो सकते हैं। ऑल बी मे बी ए, यस पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से सही रहेगा, लेकिन श्योरिटी के हिसाब से सही नहीं होगा। उसके बाद जब हम ये बोलते हैं सम बी आर ए, तो ये तो सही है, क्योंकि अगर ए कुछ ए बी है तो जो ए बी है वो बी भी तो है ना। सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो जो लड़कियां इंटेलिजेंट है वो लड़कियां भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, मतलब इंटेलिजेंट लोगों में कुछ तो लड़कियां हैं ही, तो डेफिनेटली सम बी आर ए ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके आ जाते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। तो इसमें जो डायग्राम बनेगा उसमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डायग्राम ले लो। स्टैंडर्ड डायग्राम में मैंने आपको ये बताया कि ये जो स्टैंडर्ड कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए हैं बस यही हमें सही दिखाई देने चाहिए, या जो गलत है वो गलत,
बाकी हमें कुछ और नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम जो होगा, ओके, नहीं ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते। अगर मैं, हाँ ठीक है, ये भी एक वैलिड केस है, किसी ने बोला है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि सम ए आर बी, तो कैन वी से कि सम ए आर नॉट बी, क्या ये सही होगा? बताइए। हम्म, हाँ जी, डायग्राम के हिसाब से तो मैं समझा ही रहा हूँ सारी चीजें। अगर हम ये बोलते हैं कि सम ए आर बी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो सम ए आर नॉट बी, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो हम बोलेंगे नहीं। अगेन रीजन क्या है? इंफॉर्मेशन नहीं, पता नहीं है, राइट? अगर मैं ये बोलूंगा कि सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो मुझे पता ही सम के बारे में है, मैं अभी तक सारी लड़कियों को जज कर ही नहीं पाया हूं। आई हैव जस्ट फ्यू गर्ल्स, और मेरा कंक्लूजन ये कह रहा है कि उन लड़कियों में से सारी लड़कियां इंटेलिजेंट हैं जिनको मैंने जज किया है। अब जिनको मैं जज नहीं कर पाया हूं वो इंटेलिजेंट है नहीं है, हो सकती है नहीं हो सकती, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं ये बोलूंगा कि यस सम ए आर नॉट बी, ये भी श्योर नहीं है, क्योंकि सारे ए बी हो सकते हैं। ठीक है, यस, यहां पर भी अगर मे नॉट लगा दोगे तो फिर सही हो जाएगा। आप बोलोगे सम ए मे नॉट बी भी, तो फिर तो मैंने बोला ना कि मे का केस तो फिर अलग ही हो जाता है, फिर तो पॉसिबिलिटीज तो हजारों चीजों की है। लेकिन हमें यही देखना है कि श्योरिटी किस चीज की है, तो श्योरिटी सिर्फ इसी चीज की है कि अगर सम ए आर बी है तो सम बी भी ए होंगे, बाकी कोई भी चीज यहाँ पे श्योर नहीं है। तो डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम ऐसा बनेगा कि आपके पास एक सर्कल होगा ए का, एक सर्कल होगा बी का, और वो दोनों सर्कल 100% इंटरसेक्ट करेंगे। यहां पर जो एलिमेंट पाए जाएंगे उनके बारे में हमें पता है कि वो ए भी है और बी भी है। दीज आर दी सम एलिमेंट्स जो कि ए है और बी भी है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पार्ट है डायग्राम का, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, नेवर एम्प्टी। ठीक है, ये खाली नहीं होगा, मतलब यहाँ पे किसी ना किसी का होना जरूरी है, एटलीस्ट एक एलिमेंट यहाँ पे जरूर पाया जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट खाली हो गया तो फिर हम वापस से नो नो ए इस बी पर पहुंच जाएंगे। तो ये कभी भी खाली नहीं होगा, दिस स्पेस विल नेवर बी एम्प्टी। यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा जो ए भी है और बी भी है, तभी तो हम बोलेंगे सम ए आर बी। एंड उसी एक एलिमेंट की वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि वो बी है, बी के साथ साथ वो ए भी है, राइट? ठीक है, हाँ जी, डायग्राम उल्टा भी ड्रॉ कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी का नाम इधर रख दो, ए का नाम इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया, इसमें आपको सम बी आर ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑल ए आर बी कुछ नहीं दिख रहा, ऑल बी आर ए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, सम ए आर नॉट बी ये इसमें दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है। लेकिन मैंने अभी तक ये कहा नहीं है कि यहां पर भी कोई एलिमेंट होना जरूरी है। ये वाला जो पार्ट है, इट मे और मे नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं मैं। ठीक है, मे नॉट बी एम्प्टी। इस क्लास में नॉर्मली बच्चे जो होते हैं उनको एंटरटेनमेंट की भी जरूरत नहीं होती है, क्लास अपने आप में ही बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है। कि यहाँ पर अगर आप ये देखोगे व्हाइट वाला पार्ट, तो मैंने अभी तक बोला नहीं है कि यहाँ पे कोई होगा ही, ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा पार्ट खाली हो, यहाँ कोई हो ही नहीं। तो अगर यहाँ कोई भी नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए, सम ए आर नॉट बी वाला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। सिमिलरली ये जो पार्ट है इसका भी भरा हुआ होना जरूरी नहीं है, इट मे बी और मे नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि ये डायग्राम्स जो हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कहाँ पे कौन से पार्ट में आप कुछ लेकर चल रहे हो दिमाग में, कौन सा पार्ट खाली है वो आपको सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी कोई हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो मतलब सम ए आर नॉट बी, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। सम बी आर नॉट ए, तो ये भी ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन अगर सम ए बी है तो ये पार्ट कभी खाली नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी तो डेफिनेटली ए होंगे, ये स्टेटमेंट आपका हमेशा ट्रू आएगा। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया सब लोगों को? ओके, यस।
हाँ जी, बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड डायग्राम इज अ विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन प्रेमिस, है ना। ये दिए हुए प्रेमिस को विजुअली अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वाई विल यूज नॉट इट्स एफर्मेटिव, क्योंकि ये बच्चे ग्रामर में इंग्लिश की बुक में लिखा रहता है, इंग्लिश ग्रामर की बुक हमसे ये कहती है कि एफर्मेटिव का मतलब होता है जहां पर नॉट का यूज ना हो। तो ये स्टेटमेंट एफर्मेटिव है, यहाँ पे हम नॉट यूज नहीं कर रहे। लेकिन जैसे आप ये वाला स्टेटमेंट देखोगे तो ये एफर्मेटिव नहीं है, ये तो निगेटिव हो गया। इसको हम पर्टिकुलर निगेटिव बोलेंगे, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, उस पर भी हम आ रहे हैं, वो हमारा फोर्थ टाइप का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, चलो देन वी यूज मे देन क्वेश्चन कम इन एग्जाम। यस 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 यस, बिल्कुल। अभी हम मे वाले केसेस देखेंगे, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। आता नहीं है वैसे एग्जाम में, आपको इतना कंफ्यूज नहीं किया जाता है। ज्यादातर आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ श्योर डिटर्मिनिस्टिक कंक्लूजन्स के बारे में ही पूछा जाता है, बट स्टिल क्योंकि एग्जाम का नेचर सर्टेन नहीं है, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल कभी भी कम ज्यादा हो सकती है, तो वी विल डिस्कस इट। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो आप सिर्फ ये समझ लो ना कि हम श्योरिटी कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं दिमाग में, फिर प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी चीजों की होगी उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इफ वी यूज माई डज इट बिकम इंडक्टिव, हाँ मतलब बोल सकते हो, लेकिन यस, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हम स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं वो अपने आप में ही डिडक्टिव है, तो इसमें इंडक्टिव जैसा कुछ है नहीं। इंडक्टिव में बेसिकली आप ये समझो, इंडक्टिव का मतलब ये नहीं था कि हमने जहां पर भी कुछ लोगों के बारे में जाना और उसको सबके ऊपर लगा दिया तो वो इंडक्टिव हो गया। इंडक्टिव का मतलब ये था कि हमारी वहां पे फीलिंग्स आ जाती है, वहां पे हमारा जजमेंट आ जाता है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, वहां पे हम एज्यूम करने लगते हैं चीजें। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था ना कि हमने दो तीन ग्रेप्स को टेस्ट किया, फिर हमने एज्यूम किया कि बाकी सारे भी मीठे होंगे क्योंकि ये मीठे हैं। तो ये जो एजम्पशन वाला पार्ट है, फीलिंग वाला, सब्जेक्टिविटी वाला, हमारा दिमाग हमको कहीं लेके जा रहा है, तो वो इंडक्टिव होता है। दिमाग में आइडियाज इंड्यूस होने लगते हैं विदाउट एनी लॉजिक। ठीक है, किसी बंदे ने हमारी दो तीन बार अच्छे से मदद कर दी, हमको बहुत अच्छा लगा, हम तो उसके प्यार में ही पड़ गए। राइट, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये पूरी सब्जेक्टिविटी है, वहां पे इंडक्टिव लॉजिक वर्क कर रहा है। ठीक है, आप ये सोचते हो कि ये पूरी जिंदगी भर मेरा बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है और बाद में फिर कभी कभी फेल भी हो जाते हो, तो डेफिनेटली इस तरीके की रीजनिंग यहाँ पे है नहीं, ये पूरा स्ट्रक्चर डिडक्टिव है। चलो अब आप देख लो फोर्थ वाला, पर्टिकुलर निगेटिव। पर्टिकुलर निगेटिव में क्या होता है, पर्टिकुलर निगेटिव में जैसा मैंने बताया ही कि यहां पर हम ये बोलते हैं कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। यहां पर ना हमारे पास बहुत कमी हो जाती है, कोई भी कंक्लूजन हम यहाँ पे ट्रू बोल ही नहीं पाएंगे। आप कुछ भी सोचो, कुछ भी, अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि सम ए आर नॉट बी, राइट, यहां से क्या हम ये बोल सकते हैं कि सम ए आर बी? तो हम बोलेंगे नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि सम आर नॉट भी, कुछ गर्ल्स इंटेलिजेंट नहीं है, तो अब बाकी के गर्ल्स इंटेलिजेंट है या नहीं मुझे क्या पता, डेटा कहाँ है मेरे पास, इंफॉर्मेशन मुझे दी ही नहीं गई है, मेरे पास उस तरीके का प्रेमिस ही नहीं है। अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि यस, क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सम बी आर ए? तो अगेन हमें नहीं पता। ठीक है, क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सम बी आर नॉट ए? तो ये भी नहीं पता। हो सकता है सारे बी जो है वो ए हो जाएं, ये पॉसिबल है बच्चों, है ना, सारे बी जो है वो ए हो जाएं, ये पॉसिबल है। ठीक है, जब मैं आपसे ये बोलूंगा कि सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो ऐसा हो सकता है कि सारे इंटेलिजेंट गर्ल्स ही हों, लेकिन गर्ल्स में हमें कुछ ऐसे गर्ल्स मिल जाएं जो इंटेलिजेंट नहीं है। तो जब हम ये बोलेंगे सम बी आर नॉट ए, तो वो भी गलत है, क्योंकि उसका भी ऑपोजिट केस ट्रू हो सकता है। बात समझ में आ रही है? चलो इसको डायग्राम से समझते हैं, है ना। इसका जो स्टैंडर्ड डायग्राम होता है वो सिर्फ इतना बनता है, स्टैंडर्ड। अच्छा, मैंने लास्ट वाले केस में पॉसिबल डायग्राम नहीं बताया है, मैं अभी बता दूंगा। इसका स्टैंडर्ड जो डायग्राम है वो कैसा बनता है, स्टैंडर्ड डायग्राम ऐसा बनता है कि हम सिर्फ एक सर्कल बनाते हैं ए, उस सर्कल में हम एक छोटा सा पार्ट जो है उसे मार्क करते हैं, और इस पार्ट को हम बोल देते हैं नॉट बी। मतलब यहां पर जो एलिमेंट है वो कभी बी नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये बोलूंगा कि ऑल ए आर बी, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, सारे के सारे ए बी नहीं हो सकते,
सारे के सारे ए कभी बी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कुछ ए तो डेफिनेटली बी नहीं है। ठीक है, तो ऑल ए आर बी ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। ऑल ए आर नॉट बी, यस पॉसिबल है। जब हम बोलेंगे ऑल ए आर नॉट बी, तो ये तो लिखा ही हुआ है, सम ए आर नॉट बी का मतलब ही यही है कि ऑल ए आर नॉट बी। ठीक है, इसका मतलब कुछ तो ए ऐसे जरूर हैं जो कि बी नहीं है। ठीक, उसके बाद अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे डायग्राम बन सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हो अपने दिमाग में, तो डायग्राम ये बन सकते हैं। हाँ जी, कंक्लूजन 3 ये है ना कि सम बी आर नॉट बी ए, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ठीक है, आप अभी डायग्राम देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों गलत है। ठीक है, हमको ये पता है कि सम ए आर नॉट बी, हमने स्टैंडर्ड डायग्राम क्या बनाया कि ये पूरे ए हैं, इसका एक पार्ट ले लो, वो कभी भी बी हो नहीं सकता। ठीक है, अब अगर मैं इसमें पॉसिबिलिटीज देखूं, तो पॉसिबिलिटीज के हिसाब से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका डायग्राम ऐसा बन सकता है, ये ए है ये बी है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। इसमें हमें दिख रहा है कि सम ए आर नॉट बी, ये वाला पार्ट जो है वो नॉट बी वाला पार्ट हो गया। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट है, दो है, तीन है, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली सम ए आर नॉट बी। कैन वी ऑल्सो से कि डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो हम ये बोलेंगे अगेन सम ए आर नॉट बी। तो ये सारे पॉसिबल केसेस हैं। अब अगर आप इन सारे पॉसिबल केसेस को ध्यान से देखो, तो कैन वी से कि ये जो मैंने तीन स्टेटमेंट्स गलत प्रूफ किए हैं, ये यहाँ पे गलत दिख रहे हैं ना। देखो, सम ए आर बी बोल रहे हैं कि कुछ ए जो है वो बी है। अच्छा, एक पॉसिबल केस और भी बन सकता है कि ये ए है और ये बी है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि कुछ ए बी नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे ए बी नहीं है। तो जब हम ये बोलेंगे सम ए आर बी, तो वो यहाँ पे गलत हो गया, बाकी सब में सही है लेकिन उस डायग्राम में गलत है। सम बी आर ए, तो सम बी आर ए भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। एंड सिमिलरली सम बी आर नॉट ए, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारे बी ए हैं। तो आपने इससे क्या सीखा? राइट, हाँ जी वंशिका ध्यान से सुनो बेटा, मैंने आपसे ये बोला कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है वो बी नहीं है। तो ये बना ए का सर्कल, इसके अंदर सारे ए हैं, है ना। इसको ऐसे समझो, सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो ये हो गया पूरा का पूरा गर्ल्स का सर्कल। राइट, अब इसमें से कुछ गर्ल्स जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्ट मार्क किया। ये खाली तो नहीं होगा, इसमें कुछ लड़कियां होंगी लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, नॉट बी लगा दो, यहाँ पे लिख दो, लैंग्वेज में लिख दो कि ये लड़कियां नॉट बी है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल कहाँ बनेगा बी का वो हमें पता नहीं। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, बी का सर्कल कहाँ हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है कि बी का सर्कल ए के साथ जुड़ा तो हो, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बी नहीं है, तो ये वाला इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। हमें दिख रहा है ना इस डायग्राम में कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी। सिमिलरली इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी सम ए आर नॉट बी। इन दी सेम वे अगर ए और बी दो अलग अलग सर्कल हैं, तो अगेन सम ए आर नॉट बी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी ए बी नहीं है, तो आप बोल सकते हो सम ए आर नॉट बी। तो ये तीनों के तीनों डायग्राम यहाँ पर पॉसिबल होंगे। राइट, अब अगर हाँ जी बोलो, अभी समझ में आया? वंशिका एंड अमृता एंड ऑल ऑफ यू, इज इट 100% क्लियर नाउ? मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्यू एंड ए वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, उसमें आप कुछ मत लिखिए, क्योंकि वो विंडो यहाँ पे खोलने में मुझे टाइम लग जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यस, हाउ आर सम ए नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, है ना। हाँ, तो सम ए आर नॉट बी, अगर मैं ये वाला कंक्लूजन आपको दूंगा कि क्या ये कंक्लूजन इसमें से ड्रॉ हो सकता है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, क्या ये कंक्लूजन इससे ड्रॉ हो सकता है? तो आप ये बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही तो गिवन है। राइट, तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो तो अपने आप में कंक्लूजन है ही। हमेशा याद रखो, जो गिवन स्टेटमेंट है वो तो खुद कंक्लूजन है ही। मैं जब बोल ही ये रहा हूं कि सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो उसका कंक्लूजन सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट तो होगा ही, ठीक है। हाँ, कंक्लूजन 3 क्यों रॉन्ग है, सम बी आर नॉट ए, इस डायग्राम की वजह से, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सारे बी ए हो सकते हैं।
है ना। तो जब हम ये बोलेंगे सम बी आर नॉट ए, तो ये गलत कंक्लूजन हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सारे बी जो है वो ए हो जाए, ठीक। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। कुल मिलाकर हमने क्या इससे पूरा का पूरा सीखा? हमने ये सीखा कि जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसका एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनेगा। स्टैंडर्ड डायग्राम जो होगा वो हमें ज्यादातर कंक्लूजन्स बता देगा, लेकिन कुछ कंक्लूजन्स के लिए हमें कुछ पॉसिबल डायग्राम्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। अगर कोई भी कंक्लूजन, ध्यान से सुनना अब मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी कंक्लूजन इनमें से हर डायग्राम में ट्रू है तो वो ट्रू है। अब आप इनमें से कोई सा भी डायग्राम देख लो, ये वाले कंक्लूजन को लगा के देखो कौन सा सही था। यहाँ पे तो खैर कोई भी सही नहीं है। अगर मैं इससे पहले वाले केस में देखूं, जैसे मैंने आपसे बोला सम ए आर बी, तो उसका एक डायग्राम ये बन सकता है। यहाँ पर मैंने आपको पॉसिबल डायग्राम्स नहीं बताए थे, चलो पॉसिबल डायग्राम्स भी ड्रॉ कर लो। पॉसिबल डायग्राम्स ये हो सकते हैं कि अगर सम ए बी है, कुछ ए बी है, तो ये भी पॉसिबल है कि सारे ए बी हो जाए, तो ये एक पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि सारे बी ए हो जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये भी पॉसिबल है कि ए और बी का एक ही सर्कल बने, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये तीनों डायग्राम पॉसिबल हैं यहाँ पर, क्योंकि इन तीनों डायग्राम में हमारा गिवन स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होता, ये ट्रू रहता है। गिवन स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो वो इस डायग्राम में भी सही है, वो इस डायग्राम में भी सही है, वो इसमें भी सही है, वो इसमें भी सही है, तो ये चारों डायग्राम बन सकते हैं। अब जो कंक्लूजन हमने बोला है कि सही होगा, सम बी आर ए ये सही होगा, तो वो आपको चारों डायग्राम में सही दिखाई देगा, ठीक है। सम बी आर ए जो है वो यहाँ पे भी करेक्ट है, 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 और इसीलिए वो करेक्ट है। तो जो कंक्लूजन करेक्ट होता है ना, वो किसी भी डायग्राम में रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। जो कंक्लूजन करेक्ट होता है वो किसी भी डायग्राम में करेक्ट इनकरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जिस कंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी होती है कि शायद वो सही होगा, शायद वो गलत होगा, तो वो किसी किसी डायग्राम में सही दिखेगा, किसी में गलत दिखेगा। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि वो मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैंने यहाँ पर बोला सम ए आर नॉट बी, राइट, तो सम ए आर नॉट बी यहाँ पे सही दिख रहा है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी यहाँ पे सही दिख रहा है, सम ए आर नॉट बी लेकिन इन दोनों में सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऑल ए बी है, यहाँ पर भी ऑल ए बी है, तो इसीलिए सम ए आर नॉट बी कभी सही होगा, कभी गलत होगा। डिडक्टिव लॉजिक में हम इसे गलत बोलेंगे। यहाँ पे आर की जगह मे लगा देंगे, सम ए मे नॉट बी बी, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके लिए तो दो डायग्राम हमारे पास है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। हाँ जी, यस अनुराधा, क्या बोल रहे हैं आप? बेटा क्वेरीज बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं किसी को जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बट यस वेट तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ जी, क्या है आपकी क्वेरी? ओके, हम्म, ओके, हाँ जी पुलकित, क्या मैंने आपको ऐसा बोला कि डायग्राम आते हैं क्वेश्चंस में? अच्छा वैभवी, एक बार ध्यान से समझ लो, ये जो है ना स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट था थर्ड, सम ए आर बी। हमें वो सारे डायग्राम सोचना है जिसमें ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, सारे डायग्राम, ठीक है। तो सम ए आर बी कि सबसे पहला जो डायग्राम है वो ये बनेगा कि कुछ ए का सर्कल बनाओ, उसमें से कुछ ए ले लो, और वो बी भी है, तो यहाँ पे ए का सर्कल है, यहाँ पे बी का सर्कल है। ये पहला पॉसिबल डायग्राम है जिसमें मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, उसी की वजह से हम बोल रहे हैं कि सम ए आर बी। लेकिन ये वाला पार्ट में कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पार्ट में भी कोई मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बोला नहीं है स्टेटमेंट, वो कहना नहीं चाहता, तो हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सिमिलरली इस एरिया में कोई पॉपुलेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ए हैं वो सब बी हो गए, तो जितने भी ए हैं सब बी हो गए, तो ये पहली पॉसिबिलिटी है। अगर इधर कोई नहीं है तो जितने भी बी हैं वो सारे ए हो गए, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी।
और ये भी हो सकता है कि इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, तो जितने भी ए हैं वो सब बी है, जितने बी हैं वो भी सब ए है, तो ये वाला केस बन जाएगा। इन चारों केसेस में आपको आपका स्टेटमेंट तो सही दिखेगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो सही ही होता है हमेशा, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। और इन चारों डायग्राम्स में जो कंक्लूजन सही दिख रहा है वो सही है। अगर इन चारों में से किसी भी डायग्राम में कोई भी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा तो वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि एक स्टेटमेंट के बहुत सारे, ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव में हाउ आर सम बी नॉट ए, बेटा हाउ आर सम बी नॉट ए ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हाउ सम बी आर नॉट ए इज रॉन्ग। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि सम बी आर नॉट ए, हम ये बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। जब हम ये बोलेंगे सम बी आर नॉट ए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? सारे डायग्राम्स देखो। अगर मैंने ये बोला कि सम ए आर नॉट बी तो मैं इससे कंक्लूड कर रहा हूं कि सम बी आर नॉट ए, लेकिन इसके पॉसिबल डायग्राम्स देखो तो 4 डायग्राम बन रहे हैं। यहां पर भी कुछ ए बी नहीं है, इस डायग्राम में भी कुछ ए बी नहीं है, इस डायग्राम में भी कुछ ए बी नहीं है, इस डायग्राम में भी कुछ ए बी नहीं है। लेकिन क्या ये कंक्लूजन चारों डायग्राम में सही दिख रहा है? सम बी आर नॉट ए, यहाँ तो बी दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बी दिख रहा है, सम बी नॉट ए सही है। यहाँ पर बी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे बी ए है, तो जब हम बोलेंगे सम बी आर नॉट ए तो ये तो गलत हो गया, इस डायग्राम में गलत हो गया, और किसी एक डायग्राम में भी गलत हो गया, मतलब गलत है। ठीक है, चलिए देन अब अगर हम ये बोलते हैं, हाँ जी ओके, बिल्कुल, मैं तो आपसे यही बोल रहा हूं कि डायग्राम्स की जरूरत जो है वो सिर्फ विजुअली क्वेश्चंस को समझने में पड़ सकती है। अदरवाइज अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इसको 100% तो नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आप बिना डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते हो। ऑल बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी और डेफिनेटली ट्रू। ऑल बी आर नॉट ए, जब हम आपसे ये बोलते हैं कि सम ए आर नॉट बी, तो जब हम ये बोलेंगे ऑल ए आर नॉट बी तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आप ध्यान से देखो, राइट, ऑल ए आर नॉट बी यहाँ पे सही है, लेकिन इस वाले केस में कैसे सही होगा? क्योंकि कुछ तो ए हमें बी दिख रहे हैं, तो ऑल ए आर नॉट बी पॉसिबली ट्रू है, पॉसिबली फॉल्स है, उसमें हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज आप और नोट कर लो, नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। क्या नोट करना है? नोट ये करना है कि जब कोई भी दो स्टेटमेंट्स ना तो साथ में ट्रू हो सकते हैं और ना ही साथ में फॉल्स हो सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सम ए आर बी, ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, सम ए आर बी, तो कहना इसे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू नहीं हो सकते कभी भी। यस और नो? बोलो, बताओ। हाँ जी, पीडीएफ अटैच कर देंगे, बिल्कुल, है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, अगर ये ट्रू है, मान लो ये ट्रू है, सो इन दैट केस सम ए आर बी ये तो फॉल्स हो ही जाएगा, तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। सिमिलरली अगर सम ए आर बी ये ट्रू है कि कुछ ए तो बी हैं, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो फिर जब हम बोलेंगे नो गर्ल आर इंटेलिजेंट तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट ना तो कभी साथ में ट्रू हो रहे हैं, ना ही कभी साथ में फॉल्स हो रहे हैं। मतलब जब भी इस तरीके के दो स्टेटमेंट्स हमें दिखाई देंगे तो हम ये बोलेंगे कि आइदर S1 इज ट्रू और S2 इज ट्रू, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को तो ट्रू होना ही पड़ेगा ना, ये दोनों एक साथ फॉल्स थोड़ी हो सकते हैं, दोनों चीजें दुनिया में एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, राइट। सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, नो गर्ल इज इंटेलिजेंट, दोनों चीजें एक साथ ट्रू भी नहीं हो सकती, दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकती। सो इन दैट केस हमें ये बोलना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई एक तो ट्रू होगा ही, राइट, 100%, ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। क्लियर हुआ ये लॉजिक? इसको हम बोलते हैं द आइडिया ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोई पर्सन जो है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया में दो ही जेंडर होते हैं, एक गर्ल है और एक बॉय है। तो मैंने अगर आपसे ये बोला कि ये पर्सन गर्ल नहीं है, तो आपका कंक्लूजन क्या होगा? आप ये बोलोगे ना कि फिर तो ये बॉय है, क्योंकि दुनिया में हम ये मान के चल रहे हैं दो ही जेंडर होते हैं, तो ये गर्ल नहीं है तो बॉय है। अगर मैं ये बोलूंगा कि ये बॉय नहीं है, तो आपका कंक्लूजन ये होगा कि ये गर्ल है। तो मतलब ये दोनों केसेस क्या हो गए? ये दोनों केसेस हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है ना कि जब एक चीज नहीं होगी तो दूसरी तो जरूर होगी, और दूसरी नहीं होगी तो पहली तो जरूर होगी। उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। तो जब कोई पर्सन गर्ल नहीं होगा तो वो बॉय तो जरूर है, और अगर बॉय नहीं होगा तो गर्ल जरूर है, क्योंकि दुनिया में दो ही जेंडर हम मान के चल रहे हैं। सो इन दी सेम वे अब आप सोचो इसी हिसाब से कि हमारे पास जो दुनिया में सिचुएशन है, जो कंडीशन है, राइट, वो यही तो है कि अगर मैंने आपसे ये बोला नो ए इज बी, तो यहां पर कोई भी ए बी नहीं है। अब अगर कोई भी ए बी नहीं है, तो जब मैं ये बोलूंगा कि सम ए आर बी, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना नो इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। अगर ये मुझे पता है तो सम ए आर बी, ये तो फॉल्स हो गया। अगर मुझे ये पता है कि सम ए आर बी, तो डेफिनेटली नो इज बी, ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स है। पहले के ट्रू होने से हमें यह अपने आप समझ में आ जाता है कि दूसरा फॉल्स है, या पहले के फॉल्स होने से हमें यह अपने आप समझ में आ जाता है कि दूसरा ट्रू है, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू भी नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते। एक सिंगल पर्सन एक साथ बॉय और गर्ल दोनों नहीं हो सकता। ये भी नहीं होगा कि वो बॉय भी ना हो गर्ल भी ना हो, क्योंकि हम दो ही जेंडर लेके चल रहे हैं अपने दिमाग में, ठीक है। तो इन दी सेम वे ये दोनों सिचुएशंस जो है ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस हैं, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शंस जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो पूरा ब्रह्मांड बन जाते हैं, राइट। आप यही बोलते हो ना कि मेल और फीमेल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए तो पूरा जो अपना यूनिवर्स है वो इनसे ही मिलके बनता है, ठीक है। आपको हर स्पीशी में दो जेंडर दिखाई देते हैं, ठीक। सो बेसिकली दैट इज दी कंक्लूजन ओवर हियर कि यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा कि आइदर S1 इज ट्रू और S2 इज ट्रू, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब अगर हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से इसको आंसर करो सभी लोग। हाँ जी, चलिए वेरी गुड। दो तीन चीजें हैं बच्चों जिसकी वजह से क्लास जो होती है वो लेंदी हो जाती है। लेंदी होने के साथ फिर आपको कभी कभी टीडियस या बोरिंग लग सकती है। क्यों? राइट, ये होता है उन लोगों की वजह से पहले जो सबसे पहले क्लास में लेट आते हैं, पहली चीज। दूसरे उस टाइप के बच्चे जो क्लास में आ जाते हैं नोटबुक लाना भूल जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनको याद आता है कि नोटबुक भी तो लेनी है, तो देन दे आस्क मी सर इसको एक्सप्लेन फिर से कर दो, फिर से बता दो क्योंकि मुझे लिखना है, राइट। तीसरे बच्चे जो बार बार लीव करते हैं क्लास को, ठीक है, कि मैं 5 मिनट मैंने देख ली फिर मैं चला गया खाना खाने, फिर मैंने 5 मिनट देख ली फिर मैं चला गया पानी पीने। तो ये गड़बड़ मत करो, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के बच्चे क्लास में हैं तो क्लास तो फिर डिस्टर्ब होगी, ठीक है। सो डोंट डू इट, क्योंकि हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इन बच्चों की वजह से सबका नुकसान हो जाएगा क्लास में। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा कर रहा है सो प्लीज डोंट डू इट। आप क्लास में हमेशा टाइम पर आइए, क्लास में कंटिन्यूअसली बने रहिए और क्लास में हमेशा नोटबुक लेकर आइए। अगर आपको आरएसएम्स मिल चुके हैं तो क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी आरएसएम भी अपने पास रखिए, ठीक है। चलो अब अगर हम ये देखते हैं हाँ जी, अभी तो लॉन्च नहीं कर रहा हूं मैं पोल, अब उतना टाइम भी नहीं बचा है, फटाफट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम आपसे ये बोलेंगे कि सम क्यू आर पी, तो ये हो गए हमारे क्यू, और इसमें से कुछ क्यू जो है वो पी भी है। उसके बाद हम बोलेंगे सम पी आर टी। अब इसका सर्कल कहाँ बनाऊं मैं? सम पी आर टी का, ठीक है। कुछ क्यू पी है, बना दिया। सम पी आर टी का सर्कल हम कहाँ बनाएं? तो इसके लिए एक अप्रोच हमेशा दिमाग में रखना, लिख लो, ध्यान से लिख लो, ठीक है। अप्रोच क्या रहेगी दिमाग में कि जब भी आपके पास डिटर्मिनिस्टिक कंक्लूजन्स होंगे, मतलब आपको क्वेश्चन में जिन कंक्लूजन्स को वेरीफाई करना है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखोगे
तो जिन कंक्लूजन्स को आपको वेरीफाई करना है वो सब डिटर्मिनिस्टिक है, कहीं पर भी आपको मे बी नहीं दिख रहा। वो ये नहीं बोल रहे कि ऑल टी मे बी क्यू या सम क्यू मे बी टी, ऐसा नहीं, वो आर का यूज कर रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल डिटरमाइंड होके बोल रहे हैं कि ऑल टी आर क्यू, कि ऑल टी सारे टी क्यू है ही। ठीक है, तो जब भी आपके डिटर्मिनिस्टिक कंक्लूजन्स होंगे जिनको आपको वेरीफाई करना होगा, तो आपकी अप्रोच ये होगी कि ऑलवेज ट्राई टू प्रूव देम फॉल्स फर्स्ट, टू प्रूव देम फॉल्स फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हमेशा ये ट्राई करो कि हमें उसे प्रूव करना है फॉल्स। जब नहीं प्रूव कर पाओगे, जब आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये तो कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता, तभी बोलोगे कि ये ट्रू है। अदरवाइज हमेशा प्रूव करोगे कि ये फॉल्स है। ये आप हमेशा अपनी लाइफ में भी लेके चलो, क्योंकि आप सब लोग लॉयर बनने वाले हो। लॉयर्स को कभी भी किसी भी चीज को सच नहीं मानना चाहिए। हमेशा उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उसे हर चीज को फॉल्स प्रूव करना है। जब वो फॉल्स प्रूव नहीं कर पाएगा तभी वो उस चीज को ट्रू मानेगा। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच यहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई डिटर्मिनिस्टिक की बात। अगर हमारे कंक्लूजन जो हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक होंगे, तब अप्रोच बिल्कुल उल्टी करेंगे। तब हम हमेशा ये बोलेंगे कि ऑलवेज ट्राई टू प्रूव देम ट्रू, क्योंकि कोई एक ऐसा केस जरूर बन रहा होगा जिसमें वो शायद प्रूव हो जाएंगे कि वो सही हैं, तो उस केस को ढूंढने की कोशिश करो। ऑलवेज ट्राई टू प्रूव देम ट्रू फर्स्ट। ठीक है, पहले उनको फर्स्ट में सबसे पहले ट्रू प्रूव करने की कोशिश करो, नहीं होंगे तब फिर हम उनके फॉल्स होने की बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब आप ये सोचो कि मुझे यहाँ पर ये जो कंक्लूजन्स गिवन है इनको ट्रू नहीं प्रूव करना है, इनको क्या प्रूव करना है, फॉल्स। और फॉल्स प्रूव करना है तो सेकंड सर्कल कहाँ बनना चाहिए, राइट? हाँ जी सर, हाउ डू वी राइट इन नोट्स दैट वी आर लाइक, यस, डिटर्मिनिस्टिक कंक्लूजन्स का मतलब होता है कि आपके जो वर्ब्स होंगे वो सिंपल, जो आप क्या बोल सकते हो उसे, मॉडल वर्ब्स नहीं होंगे, सिंपल वर्ब्स होंगे, आर, इज, विल, एम, है ना, ऐसा कुछ होगा तो वो डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब श्योरिटी की बात हो रही है। और अगर प्रोबेबिलिटी है तो मे बी, अगर आपको कहीं पर भी मे दिख रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी है। चल, अब अगर हम ये देखें कि अगर मुझे इनको फॉल्स ही प्रूव करना है तो मेरा सेकंड सर्कल कहाँ बनना चाहिए, सम क्यू आर पी। अब उन्होंने बोला सम पी आर टी, तो यहां बनाओ। ठीक है, क्यों यहां बनाओ, क्योंकि क्यू और टी के बीच में जबरदस्ती रिलेशन रखने की जरूरत क्या है, जब दिया ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कि क्यू और टी का कोई रिलेशन है या नहीं, तो आप बाय डिफॉल्ट तो ये मान के चलो ना कि नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो फिर अपन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचेंगे। तो अब अगर हमने ये डायग्राम बना लिया, तो इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि कुछ क्यू पी है, बिल्कुल सही, कुछ पी टी है, ये भी बिल्कुल सही। अब कंक्लूजन देखो, उन्होंने बोला ऑल टी आर क्यू, तो क्या ये सारे टी क्यू है? क्या इस डायग्राम में सही दिख रहा है? नहीं, तो ये सही कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि जो कंक्लूजन किसी एक डायग्राम में भी गलत है वो गलत ही है। उसके बाद सम क्यू आर टी, तो क्या कुछ क्यू यहाँ पर टी दिख रहे हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, ये भी नहीं दिख रहा। तो दोनों ही कंक्लूजन हमें यहाँ पर गलत दिख रहे हैं, मतलब दोनों गलत हैं, कोई सा भी कंक्लूजन फॉलो करता नहीं है। तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती तो फिर हम डायग्राम को इस तरफ ड्रॉ कर सकते थे। हम ये भी मान के चल सकते थे कि ये टी का सर्कल इधर बन जाए, टी का सर्कल इसके अंदर बन जाए, है ना, टी और पी में कनेक्शन होना चाहिए, तो टी और पी में कनेक्शन होगा तो ऐसे बन जाए, तो कहीं पर भी बना सकते हो, फिर तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, राइट? हाँ जी, विदाउट डायग्राम कैसे सॉल्व करोगे? विदाउट डायग्राम भी समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सिर्फ क्यू के बारे में बात कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ पी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो टी के बारे में तो हमें कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट हैं, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। दूसरा ये बोल रहा है कि सम इंटेलिजेंट आर बॉयज, लेकिन गर्ल्स का बॉय से रिलेशन बताने वाला कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। तो जहां पर भी गर्ल्स और बॉयज के बीच का रिलेशन आपको दिया जाएगा तो वो तो आप कभी भी प्रूफ कर ही नहीं सकते, ना तो उसको 100% ट्रू बोल पाओगे, ना 100% फॉल्स।
तो जब आपकी ये स्थिति बनेगी तो डिडक्टिव लॉजिक में उसको आप हमेशा फॉल्स बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे डिडक्टिव लॉजिक भी तो करना है। ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ जी, अभी तो शुरुआत है। अगर हम क्लैट की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली। चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, जस्ट टेल मी द आंसर वेरी क्विकली, क्लास को फिनिश करने का टाइम भी हो रहा है। ओके, हाँ जी, अब क्वेश्चंस पे फोकस करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो चीजें क्लियर हो जाएंगी तो बढ़िया, नहीं तो फिर हम बाकी की चीजों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पर कुछ भी फॉलो करेगा? अगेन अप्रोच सही रखना। अप्रोच का मतलब है जबरदस्ती रिलेशन मत बनाओ। रिलेशन नहीं बन सकता तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम्स दूर दूर रखो। ठीक है, जिन जो चीजों के बीच में कोई रिलेशन दिया नहीं है तो ये सोचो कि उनके बीच में कोई रिलेशन है भी नहीं। ठीक है, अगर उन्होंने बोला है सम पेन्स आर बैग्स, तो ये बना पेन का सर्कल, ये बना बैग का सर्कल। ये तो पता है कि सम पेन आर बैग्स, तो यहाँ पर तो कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। नो पेन इज स्वीट, अब कोई भी पेन स्वीट नहीं है, तो स्वीट का कनेक्शन बैग के साथ बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो स्वीट यहां बना दो। राइट, आपको ये पता है कि स्वीट जो है वो पेन से अलग है, तो आप ये मत सोचो कि स्वीट का बैग से कोई रिलेशन बन जाएगा। बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको कंक्लूजन्स को फॉल्स ही प्रूव करना है। ट्रू प्रूव करने की बारी तो बहुत बाद में आएगी, जब आपको प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन दिए होंगे तब। तो आप इसको फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करो। तो अगर मैं बोलूंगा सम पेन्स आर नॉट बैग्स, क्या ये ट्रू है? तो हम बोलेंगे नहीं। राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एलिमेंट का होना जरूरी है। यहाँ पे कोई होगा, ये तो मैंने बोला था ना कि ये जरूरी नहीं है। तो अगर यहाँ कोई है ही नहीं तो ऑब्वियसली सारे पेन ही बैग हैं। तो सारे पेन बैग हैं तो सम पेन्स आर नॉट बैग से तो गलत हो जाएगा। तो सारे पेन बैग हो सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये कंक्लूजन सही नहीं। सम स्वीट्स आर बैग्स, तो स्वीट और बैग का तो वैसे भी कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो नाइदर ऑफ देम फॉलोज, आंसर ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? राइट, हमेशा याद रखना एक एक बात जो मैंने बताई है सबकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय। नाउ यू टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, बस मेरे ख्याल से 3-4 मिनट और लगेंगे नैतिक, इफ यू कैन मैनेज टू स्टे बैक। राइट, और बस सेशन फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका मैं पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा, तो डेफिनेटली आप लोग इसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हो अच्छे से। यहां पर हमसे ये बोला है, ओके, ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, तो सारे इलेक्शंस, ये हो गए इलेक्शंस। ठीक है, ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक हैं, तो सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हो गए। ऑल डेमोक्रेटिक इज अ रिपब्लिक, तो सारे डेमोक्रेटिक जो है वो रिपब्लिक हो गए। तो सबसे छोटा सर्कल ई का, फिर डी और फिर आर। अब उन्होंने बोला है सम रिपब्लिक्स आर इलेक्शंस, तो सम रिपब्लिक्स आर इलेक्शंस, यस बिल्कुल सही। यहां पर अगर कोई भी एलिमेंट है तो वो रिपब्लिक भी है, इलेक्शन भी है, तो मतलब सम रिपब्लिक आर इलेक्शन, ये सही है। ऑल रिपब्लिक्स आर इलेक्शन, सारे रिपब्लिक इलेक्शन है, तो ये तो इस डायग्राम में गलत दिख रहा है, मतलब गलत ही है। जो भी चीज एक डायग्राम में भी गलत है मतलब वो गलत है, उसको तो हम सही बोल ही नहीं सकते। तो ओनली वन फॉलोज, टू डज नॉट फॉलो, आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब जिन लोगों का आंसर सी आ रहा है उनको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगेगा ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तब लगता है जब दोनों जो होते हैं वो एक साथ ट्रू या एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, और प्रोबेबिलिटी की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ये तो डेफिनेटली गलत है, ये डेफिनेटली सही है। ठीक, चलो उसके बाद फिर अगर हम ये देखें कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका आंसर क्या होगा, थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, आपका जो सेशन का पेज होता है जहां पर आप इस सेशन को देख रहे हो, जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसी के नीचे देखोगे तो आपको पीडीएफ्स और फाइल्स जो है वो अटैच्ड मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। क्या बोला था बेटा स्नेहा लास्ट क्वेश्चन में? उन्होंने ये बोला कि सारे के सारे जितने भी इलेक्शंस हैं, जिन भी चीजों को हम दुनिया में इलेक्शन कहते हैं,
वो सब डेमोक्रेटिक है, और जिन भी चीजों को हम डेमोक्रेटिक कहते हैं वो सब रिपब्लिक है। ठीक है, तो अगर सारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, सारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, दिमाग लगाना नहीं, मतलब कॉमन सेंस या लॉजिक, मतलब यहाँ पे सिर्फ डायग्राम में लगाना है, अपनी जनरल नॉलेज तो यूज करना नहीं है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ये सब सोचना ही नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया है वो सब सही, ये जो स्टेटमेंट्स है सारे सही। तो अब अगर ये सब सही है तो जब हम ये बोलेंगे कि कुछ रिपब्लिक इलेक्शंस हैं तो बिल्कुल है, यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा तो वो इलेक्शन भी है और वो रिपब्लिक भी है। लेकिन जब वो ये बोलेंगे सारे रिपब्लिक इलेक्शन है तो ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो वो रिपब्लिक तो है, इलेक्शन कहाँ है? तो सारे रिपब्लिक इलेक्शन होना एक पॉसिबल केस है, श्योर केस नहीं है, तो इसलिए वो गलत कंक्लूजन है। राइट, कुछ रिपब्लिक इलेक्शंस होना एकदम श्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो तो है ही, दोनों एट्रीब्यूट उसमें है, तो डेफिनेटली पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, दूसरा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। बोलो समझ में आया? राइट, चलिए तो अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं वो कि सम लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, ये हो गए आपके लैपटॉप्स, ये हो गए मोबाइल्स, और कुछ लैपटॉप मोबाइल है, मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स होना जरूरी है। ये खाली हो सकता है, ये खाली हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स हो नहीं हो। सिमिलरली यहाँ पे एलिमेंट्स है या शायद नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला ऑल मोबाइल्स आर वॉचेस, तो सारे मोबाइल जो है वो वॉचेस हैं, तो ऐसा बन जाएगा तीसरा सर्कल, ये मोबाइल का सर्कल पूरा वॉचेस के सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो अब अगर हम ये बोले कि सम लैपटॉप्स आर वॉचेस, क्या कुछ लैपटॉप वॉच है, तो आप ये सोचो कि यहाँ पर जो होगा उसके साथ क्या होगा। हमको ये बोला था ना कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, तो मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है। अब उसके बाद अगर सारे मोबाइल वॉचेस हैं तो ये एलिमेंट वॉचेस भी है, तो मतलब जो लैपटॉप है मोबाइल भी है वो वॉच भी तो है, तो हम ये बोलेंगे सम लैपटॉप्स आर वॉचेस, बिल्कुल सही है, तो ये सही है। सेकंड है सम वॉचेस आर मोबाइल्स, क्या कुछ वॉचेस मोबाइल्स हैं, बिल्कुल है, क्योंकि सारे के सारे मोबाइल वॉच ही तो हैं। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो वो मोबाइल भी है और वॉच भी है, तो सम वॉचेस आर मोबाइल्स, डेफिनेटली, तो दोनों सही है, दोनों सही है, मींस आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो वेरी गुड। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट, इजी क्वेश्चंस होते हैं, एक एवरेज टाइम 10-20 सेकंड होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ जी शगुन, आपकी 2 बजे से दूसरी क्लास भी है, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सम ट्रीज आर फॉरेस्ट, अगर मैंने ये बोला ये ट्रीज है ये फॉरेस्ट है, तो सम ट्रीज आर फॉरेस्ट। नो बोनसाई इज अ ट्री, तो बोनसाई को इधर लेके चलो, नो बोनसाई इज अ ट्री, दोनों में कोई रिलेशन बनेगा नहीं। फॉरेस्ट और बोनसाई में भी शुरू में तो यही मान के चलना है कि कोई रिलेशन नहीं, ठीक है, फिर बाद में सोचेंगे। अब उन्होंने बोला कि नो फॉरेस्ट इज अ बोनसाई, ये गलत। अच्छा ठीक है, अभी तो हमारे डायग्राम में तो ये सही दिख रहा है, लेकिन सम बोनसाई आर फॉरेस्ट ये हमें गलत दिख रहा है। अच्छा, हम इसका एक डायग्राम और बना सकते हैं, क्या डायग्राम बना सकते हैं, ये तो एक डायग्राम बन ही गया ना, एक और डायग्राम बन सकता है क्या, कि ये हो गए ट्री, ये हो गए फॉरेस्ट, ठीक है, कुछ ट्री जो है वो फॉरेस्ट है। अब उन्होंने बोला कि नो बोनसाई इज अ ट्री, कोई भी बोनसाई ट्री नहीं है, लेकिन सारे के सारे बोनसाई यहाँ तो हो सकते हैं ना, ट्री तो नहीं है लेकिन सारे के सारे बोनसाई जो है वो फॉरेस्ट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बोनसाई फॉरेस्ट हो, यहां भी बन सकते हैं। तो जब वो ये बोलते हैं कि नो फॉरेस्ट इज अ बोनसाई, तो वो इस केस में गलत हो जाता है। सम फॉरेस्ट आर बोनसाई, वो इस केस में गलत हो जाता है। तो एज सच दोनों गलत दिख रहे हैं, लेकिन क्या दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट, क्या दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया, बना कि नहीं जो मैंने बताया था, नो ए इज बी एंड सम ए आर बी। तो हमने क्या बोला था कि ये दोनों स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, ये कभी भी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, एक साथ ट्रू भी नहीं हो सकते, और ऐसे केसेस में हम हमेशा आइदर 1 और 2 बोलते हैं। सो द आंसर ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, यस वेरी गुड। सो सर बट इन वन केस इट इज फॉल्स, सो वी कैन कंसिडर इट, यस बिल्कुल सही। हमको ये पता है कि एक केस में ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरे केस में ये वाला फॉल्स, लेकिन ये दोनों केसेस साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना,
ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, मतलब दोनों में से कोई ना कोई स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, सम डूज आर नॉट डोंट्स। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से कैन वी एंड दी क्लास ओवर हियर, है ना, बहुत सारे, क्योंकि आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी है और अब 5 मिनट ही बचे हुए हैं। तो आई थिंक कम से कम आपको 5 मिनट का ब्रेक तो ले लेना चाहिए। तो चलिए फिर, है ना, बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आप डेफिनेटली उनको सॉल्व करके देख लेना। इन केस कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, कोई भी सिचुएशन बनती है, तो डाउट ग्रुप्स तो आपके हैं ही, और साथ में फिर मेरी या किसी भी लॉजिकल रीजनिंग के टीचर की क्लास होगी तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखें, है ना। यस, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।